वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। रीबर्थ, ट्रांसफिग्रेशन, रीइंकार्नेशन, सिस्टम, पावरफुल मेन कैरेक्टर, उससे भी पावरफुल उसका भाई मेन कैरेक्टर, सबका बाप का भी बाप इनविंसिबल विलेन मेन कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर जिससे पता है कि हाँ यही वो बंदा है जो कि यहाँ पर ट्रांसमिग्रेट होकर आया है। काफ़ी सारे हायर अप भी होते हैं जो कि ये जानते हैं कि हाँ मेन कैरेक्टर बंदा जो कि है वो रीबर्थ कर सकता है। उन्हें ये भी पता होता है कि डीमन किंग को हराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ऐसा बंदा जो कि लिटरल फ्यूचर को देख सकता है कि आगे क्या हो सकता है। तो होता ये है कि इसमें एक बंदा है जिसके पास सिस्टम होता है जिसका यूज करके वो कुछ भी कर सकता है। एक बहुत ही पावरफुल विलेन कैरेक्टर होता है जिससे कि कोई भी मार नहीं सकता है। मेरा मतलब है कि मारना तो छोड़ो यार, उसे कोई छू भी नहीं सकता है, लेकिन हाँ अगर वो सर्टेन कंडीशन को मीट कर जाता है तो उसका भी पकौड़ा बनाया जा सकता है। एक ऐसा बंदा जो कि दूसरी दुनिया से नोबेल में ट्रांसमिग्रेट होकर आया है, मतलब कि उस प्लॉट के बारे में सब कुछ पहले से पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। और हाँ विलेन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो तो सिस्टम को भी, चलो छोड़ो उसे वहीं पर छोड़ते हैं। तो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इसका असली मेन कैरेक्टर कौन है, विलेन है कि फर्स्ट मेल कैरेक्टर है या उसका भाई है, वीडियो को पूरा देख के कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब स्टोरी की स्टार्टिंग एक बैकग्राउंड आवाज़ से होती है जो बताता है कि काफ़ी साल पहले जब एपोक्लिप्स आया था तब एक मैजिकल टावर भी इमर्ज हो गया था, जिससे कि मेन काइंड सुपर पावर को अवेकन करके फाइट करना स्टार्ट कर दिए थे उन मॉन्स्टर से जो मॉन्स्टर उस मैजिक टावर में से बाहर आया करता था। जनरेशन टू जनरेशन पास होते चला गया, लेकिन मैन काइंड को अभी भी यकीन है कि एक दिन हमारे ही जीत होगा। फाइनली एक हीरो इमर्ज हुआ जिसका कि ग्रेट टैलेंट के साथ में और उसका इनकम्पेरेबल विजडम और लक के साथ में वो टावर के हाईएस्ट फ्लोर में पहुंच गया है। वो मैन काइंड का सबसे पावरफुल पर्सन है जिसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है कि वही इस डार्क एज को ख़त्म करेगा, और उसका नाम लिन शाओ होता है। और इसी के साथ लिन शाओ के टीम को दिखाते हैं और उसी लिन शाओ के पास में सिस्टम होता है। वो लोग टावर के सबसे टॉप फ्लोर में पहुंच गए होते हैं, जहां पर लिन शाओ सोच रहा होता है कि ये ऑलरेडी मेरा तीसरी बार है कि मैं रिग्रेशन करके यहाँ पर आया हूँ। इस बार मैंने अपना सभी एट्रीब्यूट को और अपना सभी स्किल को मैंने पूरा परफेक्शन लेवल तक प्रैक्टिस कर लिया है। मेरे पास इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन और टूल है। इस सिस्टम को प्रॉम्प्ट के अनुसार मैं टावर के लास्ट फ्लोर को क्लियर करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पर सिस्टम के पिछले कुछ सालों के गाइडेंस के द्वारा ही इतना दूर आ पाया हूँ। दुख की बात यह है कि मैं अभी तक ऊपर वाले फ्लोर के मॉन्स्टर को देख नहीं पाया हूँ और सिस्टम के पास भी उस मॉन्स्टर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं पर लिन शाओ को सिस्टम पैनल को देखते देखकर उसके टीममेट कहते हैं कि लगता है कि लीडर फिर से किसी लड़की के बारे में सोचने लगा होगा। उनकी बातें सुनकर लिन शाओ कहने लगा होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि डीमन किंग को हराने के बाद हम लोग क्या करेंगे। ये बोलकर वो सोचता है कि मैं जितनी बार भी सिस्टम को देखने लगता हूँ वो लोग मुझे हमेशा गलत समझ लेते हैं, इसलिए मुझे फालतू एक्सक्यूज बनाना पड़ता है। ये सोचकर वो लोग फाइनली टावर के सबसे हाईएस्ट फ्लोर में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर एंटर करके वो लोग उस जगह को देखकर उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि यहाँ पर एक भी गार्ड हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ये इमेजिन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि आखिर फाइनल बॉस कैसा होगा। ये तो पहले वाला सभी डार्क और ग्लूमी स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और लग्जरियस महल है। अपने टीममेट की बातें सुनकर लिन शाओ कहता है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा खूबसूरती और सेफ नज़र आ रहा है हमें उतने ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये बोलकर वो सोचता है कि मेरा थर्ड रिग्रेशन के बाद ये पहली बार है कि मैं टॉप फ्लोर में पहुँचा हूँ। इस फ्लोर का इन्फॉर्मेशन अभी तक अननोन है। वहीं पर उसके सभी टीममेट जीत से पहले ही जीत की खुशी मनाते हुए अपने लीडर का काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आप ही जीतेंगे, आपके रहते हुए हम लोग कभी हार ही नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ में उनकी टीम की एक लड़की उससे कहती है कि तुम्हारे होते हुए हम लोग जरूर जीतेंगे। लिन शाओ कहता है वेल चलो हम लोग अपना बेस्ट देंगे। अपने बात को पूरा करने से पहले ही वो सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि अपने सारे टीममेट के सर को धड़ से अलग होते हुए देखता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और जल्दी से अपना शॉट निकाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर डीमन किंग उसके पीछे में खड़ा होकर उसे हेलो कहता है। सिर्फ उसका हेलो वर्ड सुनकर लिन शाओ का रूह कांप हो जाता है और वो जल्दी से अटैक करते हुए पूछता कौन है वहाँ पर। अटैक करते हुए वो सोचते कि एक मॉन्स्टर, मैंने उसे अप्रोच करते हुए नोटिस क्यों नहीं किया। वहीं पर डीमन किंग उसके अटैक को काफ़ी आसानी से ब्लॉक करते हुए कहता है कि तुम्हारा शॉट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा नाजुक है। दूसरी तरफ में अपने सबसे पावरफुल शॉट को टूटता देखकर तो लिन शाओ को बिल्कुल भी यकीन होता ही नहीं है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन में से एक होता है जिससे कि वो सिर्फ एक ही उंगली से, यानी कि डीमन किंग सिर्फ एक ही उंगली से तोड़ दिया था। जो देखकर लिन शाओ को बिल्कुल भी यकीन हो ही नहीं रहा होता है कि ये कैसे हो गया। लिन शाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो ही रहा होता है कि तभी डीमन किंग उसके पीछे जाकर पूछता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है, तुम्हारा डीमन तो तुम्हारे पीछे है। ये बोलकर वो उसका कुछ रिएक्ट करने से पहले ही उस पर अटैक कर देता है और वो इतना जोर से अटैक किया होता है जिससे
उससे वो दीवार से जाकर टकरा जाता है, जिससे उसका हालत वो अधमरा हो जाता है। और वो बहुत मुश्किलों से उससे पूछता है कि क्या तुम डीमन किंग हो? इम्पॉसिबल, आखिर एक मॉन्स्टर के पास भी इंसानी रूप कैसे हो सकता है? डीमन किंग कहता है क्योंकि मैं इंसानों का डर की इम्बॉडीमेंट हूँ, मेरा जन्म इंसानों का डर से हुआ है, तो नेचुरली मेरे पास इंसानी फॉर्म है। उसकी सभी बातें सुनकर वो जल्दी से अपना आई ऑफ ट्रुथ नाम के स्किल का यूज करके डीमन किंग का स्टेटस देखने लगता है। और जो वो देखता है वो देखकर तो उसकी फटके चार हो जाती है, क्योंकि अपने फुल पावर से अटैक करने के बावजूद भी उसका HP 0.000000001% भी नहीं गिरा होता है। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके HP में ब्लड लॉक लगा होता है, जो कि परमानेंट होता है और वो अनकंडीशनल भी होता है। और उसका पावर लेवल के बगल में इन्फिनिटी का साइन होता है, जिसका मतलब ये होता है कि उसके पास में अनलिमिटेड पावर है और उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। और वही होता है जो देखकर उसके फटके चार हो जाता है। तभी उसका सिस्टम उसे वार्निंग देने लगा होता है कि होस्ट बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ गया है, ओपोनेंट का पावर बहुत ही ज़्यादा है और तुम्हारा जीतने का चांस 0.000000001% है। भागने का बेस्ट रूट कैलकुलेट किया जा रहा है। वो सुनकर लिन शाओ सोचते हैं कि ये पहली बार है कि सिस्टम ने मुझे ऐसा वार्निंग दिया है, इसका मतलब है कि मेरे पास जीतने का कोई चांस है ही नहीं। ये सब सोचकर उसका दिमाग काम करना बंद करने लगा होता है, लेकिन वो अभी भी खुद को किसी तरह से शांत कर रहा होता है। तभी उसके साथ वो होता है जिसका उम्मीद उसने कभी भी अपने सपने में भी नहीं किया था, और वो ये होता है कि डीमन किंग उसका सिस्टम को ही पकड़कर तोड़ देता है। जो देखकर तो अब मैं क्या बोली, काफ़ी ज़्यादा वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कुछ कर तो पा नहीं रहा होता है। वहीं पर डीमन किंग उसका सिस्टम को तबाह करके उससे कहता है तो लगता है कि यहाँ पर कुछ अमेजिंग चीज़ें हैं जिससे कि सिर्फ तुम ही देख सकते हो। क्या यही वो चीज़ें हैं जो कि तुम्हें गाइड कर रहा था? तो अब मुझे पता चल गया कि तुम्हें कैसे वो सब पियरलेस चीज़ें, वेपन और टूल मिल गया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आखिर ये है क्या, लेकिन अब वो नहीं रहा। वहीं पर लिन शाओ अपने आप को शॉक में से बाहर निकालते हुए हकलाते हुए उससे पूछते हो तुम क्या तुम मेरा सिस्टम? डीमन किंग उसका बात को पूरा करने से पहले उससे कहता है हाँ मैं नहीं देख सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसे तोड़ नहीं सकता हूँ, आफ्टर ऑल मैं इनविंसिबल जो हूँ। ये बोलकर वो अपना उंगली उसके सर की तरफ बढ़ाने लगता है। वो देखकर लिन शाओ अब अपना हार मान लिया होता है और हार मानकर सोचते हैं कि उसे रजिस्ट करने का मेरे पास बिल्कुल भी ताकत अब बचा ही नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन इस पर मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। अभी तक मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिला डीमन किंग को हराने के लिए। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ। अगर मैं इस बार मारा भी जाता हूँ तो क्या हो गया? दूसरी बार जब मैं फिर से रिग्रेस करके यहाँ पर आऊँगा तब मुझे बस थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जरूर कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मैनकाइंड के पास अभी भी होप है। वो अगली बार कर ही रहा होता है कि तभी वो ये नोटिस करता है कि डीमन किंग उसे मार नहीं रहा है, बल्कि वो तो उसे हील कर रहा होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो उसे हील क्यों कर रहा है। और वो उससे पूछ लेता है कि तुमने मुझे हील क्यों कर दिया? डीमन किंग उससे पूछता है कि तुम एक रिग्रेसर हो ना? ये सुनकर तो अब वो शौक हैरानी तो छोड़ो, वो तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कहता है कि तुम्हारा लोअर फ्लोर के मॉन्स्टर का फेमिलियरिटी और उनका वीकनेस और स्किल को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे पास फ्यूचर देखने का पावर है, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो एबिलिटी होता तो मुझे देखने के बाद तुम सरप्राइज होते ही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि तुम एक रिग्रेसर हो ना? तुम यहाँ पर 2 बार पहले भी आ चुके हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार देता हूँ तो तुम टाइम में पीछे चले जाओगे और तुम फिर से ये सब शुरू कर दोगे। तुम ये सब तब तक करते रह सकते हो जब तक तुम मुझे मार ना दो। तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही जगह पे हथौड़ा मारा है। तुम तो सच में फ्रैंटिक हो, इसलिए मैं तुम्हें मरने दूंगा ही नहीं। तुम्हारा आर्मर सच में दुनिया का सबसे बेस्ट है, जिससे कि मेरे अलावा और कोई तोड़ ही नहीं सकता है। एक 3 टाइम रिग्रेसर से बिल्कुल यही उम्मीद था। तुम्हारे पास तो सच में दुनिया का सबसे काफ़ी अच्छा इक्विपमेंट है। इतना बोलकर वो उसे उसी का आर्मर में कैद करते हुए कहता है कि मेरा हीलिंग स्किल तुम्हें हमेशा के लिए हील करते रहेगा, जिससे तुम कभी भी मरोगे ही नहीं। तुम्हारा आर्मर ही तुम्हारा प्रिजन बन के रहेगा, जो कि तुम्हें हमेशा के लिए कैद करके रख देगा। तुम हमेशा के लिए इसमें फंस के रह जाओगे, ना ही तुम जिंदा रहोगे और ना ही तुम मुर्दा रहोगे। अपने उस आउटकम से वो सिर्फ चिल्लाते ही रह जाते कि क्यों तुमने ऐसा क्यों किया। उसे ठिकाने लगाने के बाद में डीमन किंग अपने थ्रोन पर बैठते हुए कहता है कि वेल जनरली बोला जाए तो प्रोटैगनिस्ट के पास में उसका प्रोटैगनिस्ट हेलो होता है, जो कि उसे हर हाल में किसी न किसी कीमत पर बचा ही लेता है। हालांकि सभी लोगों को एक बार जरूर लगता है कि वही इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, इसलिए हमें पता कैसे चलेगा कि असली प्रोटैगनिस्ट कौन है? इस सवाल का जवाब प्रोफेसर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ इसका जवाब हिस्टोरियन जरूर दे सकते हैं, और वो यही कि फाइनल विनर ही प्रोटैगनिस्ट होता है। और अगर तुम ये पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों,
तो इसका जवाब ये है क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस हूँ और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। अब इसके बाद अगले समय ह्यूमन सिटी को दिखाते हैं जहाँ पर लिन शाओ के टीम के फॉल के बारे में सबको पता चल गया होता है और वही न्यूज़ के रिपोर्टर काफ़ी ज़्यादा दुखी मन से रोते रोते सबको बता रहा होता है कि वो लोग फाइनल फ्लोर पर मारे गए हैं, जिससे सिर्फ एक कदम की दूरी पर वो लोग मारे गए हैं। दुख भरा न्यूज़ बताकर वो सभी लोगों को होप ना खोने के लिए बोलकर कहता है कि अवेकनर एसोसिएशन के पास एक और प्लान है। वहीं पर रास्ते में चिंगफेंग नाम के बंदे को दिखाते हैं जिसके साथ उसकी सबसे बड़ी बहुत ही बड़ी फ़ैन होती है और वो लोग इस रैंक के डंजन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। डंजन एक तरह का पोर्टल होता है जो कि ह्यूमन सिटी को टावर से कनेक्ट करता है, जो कि सिटी में कहीं पर भी अपीयर हो सकता है और उसमें से काफ़ी सारे डेमोनिक क्रिएचर निकलकर सिटी में हाहाकार मचाने लगते हैं। इसलिए ज़्यादातर अवेकनर के मेंबर उन डंजन को एक्सप्लोर करते हैं और उनका अधिकतर टाइम डंजन को क्लियर करके सिटी को सेफ बनाने में ही बीतता है। वहीं पर चिंगफेंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों उस वाले इस रैंक वाले डंजन में एंटर कर जाते हैं। वो लोग इस डंजन में इसलिए आए होते हैं क्योंकि इस डंजन का मोस्टर ब्लड आउल नाम का रूल टाइप का आइटम को ड्रॉप करेगा। ब्लड आउल जो कि एक रूल टाइप का आर्टिफैक्ट होता है, उसका रूल ये होता है कि उसका हर एक अटैक एटलीस्ट 1 पॉइंट को डैमेज जरूर करेगा। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर उसकी एडमायरर उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए कह रही होती है कि तुम तो सच में एक बहुत ही बड़ा जीनियस हो और अगर तुम कुछ साल और ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेते हो तो जरूर लिन शाओ को भी तुम पीछे छोड़ दोगे। तुम मेरे आइडल हो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें वही वाला मॉन्स्टर दिखाई दे जाता है जिससे कि वो लोग मारने के लिए आए होते हैं। लेकिन वो लोग ये देखकर थोड़े से हैरान रह जाते हैं कि कोई ऑलरेडी पहले ही उस मॉन्स्टर को मारकर उस रूल बेस्ड ब्लड आउल आइटम को हासिल कर लिया होता है और वो और कोई नहीं बल्कि वही डीमन किंग होता है। जिससे देखकर किनफेंग उससे धमकाते हुए कहता है कि चुपचाप मुझे वो ब्लड आउल दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब उसके साथ किंग उससे कहते हैं कि तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो लेकिन फिर भी मुझसे मांग क्यों रहे हो। किनफेंग उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा होता है कि हम ये पूरा इंसानी रेस के लिए कर रहे हैं, मैं बाई किनफेंग हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में ज़रूर सुने होगे। उतना पावरफुल आइटम सिर्फ मेरे हाथों में ज़्यादा यूजफुल होगा। ये सभी मैं डीमन किंग को हराने के लिए कर रहा हूँ, जस्टिस के लिए कर रहा हूँ। उसकी सभी बातें सुनकर डीमन किंग उस ब्लड आउल का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसे नोटिस करके किनफेंग जल्दी से अपना एब्सोल्यूट डिफेंस रूल बेस्ड आर्टिफैक्ट का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। उस रूल बेस्ड आर्टिफैक्ट का रूल ये होता है कि वो 2 मीटर के अंदर में वो एक अनब्रेकेबल शील्ड को बना देगा जो कि किसी भी लेवल के अटैक से बचा सकता है। वहीं पर उसका मैजिक को फील करके किनफेंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोच रहे होते कि आखिर उसका मैजिक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, कहीं इसका मतलब वो तो इतना सोचकर वो उसकी तरफ देखता है जहाँ पर वो सामने का नज़ारा देखकर थोड़ा सा शॉक रह जाता है क्योंकि डीमन किंग उसके एडमायरर यानी कि ली थियान का गला पकड़कर उसे उठा दिया होता है और उससे कहा था तो तुम ही बाई किनफेंग हो, हीरो लिन शाओ का र्यूमर सक्सेसर। चलो एक डील करते हैं, अगर तुम अपने उस डिफेंस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो मैं तुम्हारे इस लिटिल एडमायरर को जाने दूंगा। मैं हमेशा अपने बात को पूरा करता हूँ, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं उसकी बात को पूरा करने से पहले ही किनफेंग अपने एडमायरर यानी कि ली थियान से कहता है कि तियान ये सब तुम इंसानियत की खातिर कर रही हो, मैं तुम्हारे ऑनर में एक मेमोरियल बनाऊंगा। ये बोलकर वो उस डिफेंस क्रिस्टल को एक ड्रेस का जैसा पहनकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन डीमन किंग उसके अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर जाता है और कहता है कि लगता है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग इंसानों के प्रति अभी भी काफ़ी कम है। तभी किनफेंग उसे फालतू के भाषण देने लगा होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो हमेशा अकेले होता है, इसलिए हीरो के साइड में रहने पर सेक्रीफाई होना तो लाजमी है और तुम डीमन किंग तुम ही सिर्फ मिसफॉर्चून का सोर्स हो। डीमन किंग थियान को नीचे रखते हुए कहता है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा नहीं सोचते हैं। तभी थियान काफी ज़्यादा शॉक्ड होकर उससे कहती है कि अगर तुम इतना ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हें कई सालों से फॉलो करते आ रही हूँ। इतना बोलकर वो अपने मन में कहते लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। इतना सोचकर वो रोते हुए चिल्लाने लगी होती कि मेरे बारे में चिंता मत करो और जल्दी से भाग जाओ, अपने क्रिस्टल क्यूब को यूज करके यहाँ से भाग जाओ। वहीं पर किनफेंग अपने हीरोगिरी दिखाते हुए कहता है कि मैं हेवन के द्वारा ब्लेस्ड किया हुआ हीरो हूँ, इंसानियत का नया होप हूँ, तो मैं कैसे भाग सकता हूँ। उसके बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा फालतू भाषण देकर उस पर अटैक करने आ जाता है, लेकिन उससे पहले ही डीमन किंग उस पर अटैक कर देता है जिससे कब वो हार जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। डीमन किंग एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बनाकर उसे उसके अंदर डाल देता है और जिसे गिरता देखकर डीमन किंग कहता है कि नीदर बेल्ट का पानी पीते रहना, जस्टिस का हीरो होने के कारण तुम्हें तो मरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए ना। वहीं पर किनफेंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो नीचे गिरते हुए चिल्लाने लगा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, डीमन किंग मुझे बख्श दो, मैं सेक्रीफाई नहीं करना चाहता हूँ अपने आप को। उसका चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि तब तक उसका काम तमाम हो जाता है। उससे मरता देखकर तियान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और कहने लगी होती है कि वो मारा गया, इसका मतलब अब मैं भी मरने वाली हूँ।
ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए डीमन किंग की तरफ देखती है, जहाँ पर वो उससे जाता देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और पूछती है क्या तुम मुझे नहीं मारने वाले हो। डीमन किंग कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि जब तक वो क्रिस्टल क्यूब को डिस्ट्रॉय कर देगा तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि वो जिंदा नहीं जा सकता है। तो ठीक है, बाद में मिलते हैं, लेकिन हाँ अगर हम लोग अगली बार फिर से मिलते हैं तो मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वो देखकर थियान को यकीन बिल्कुल भी होता ही नहीं है। दूसरी तरफ में डीमन किंग को दिखाते हैं, जहाँ पर वो सिटी में इंसानी कपड़ा पहनकर एंटर कर जाता है। अब इसके बाद अगले समय अवेकनर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को दिखाते हैं, जहाँ पर डीमन किंग चला गया होता है। उससे देखकर रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि क्या वो अवेकनर एसोसिएशन को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। तभी एक दूसरी रिसेप्शनिस्ट आकर उससे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम पाकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसके बारे में पूछने लगती है। डीमन किंग अपना नाम बाई किनफेंग बताकर कहता है कि मैं हिडन जीनियस हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग मेरे बारे में जरूर सुने होंगे। मैं इंसानों का एसोसिएशन ऑफ अवेकनर को ज्वाइन करने में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद अवेकनर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर के साथ एल्डर हॉल को दिखाते हैं, जहाँ पर एक मीटिंग चल रहा होता है, जहाँ पर एक एल्डर कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर हैं लेकिन एक मिसिंग है। दूसरा एल्डर कहते हैं कि शॉकिंगली एल्डर लिन शाओ के पास में, जिसके पास टाइम में पीछे जाने का पावर था, वो टावर को कॉन्क्यूर करने में फेल हो गया। तभी एक दूसरा बंदा कहता है कि जब तक डीमन किंग टावर के अंदर में रहेगा तब तक वो टावर का अनकंडीशनल ब्लड लॉक और इनफाइनाइट मैजिक पावर को एंजॉय करते रहेगा और हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इसी तरह से मरते रहेंगे। इसलिए अब हम लोगों का प्लान को चेंज करने का वक्त आ गया है। मैंने पहले ही सभी लोगों को नोटिफाई कर दिया है कि अब मैजिक टावर को चैलेंज करना फॉरबिडन बन गया है। सभी लोग उस आइटम को ढूंढ रहे हैं जिसका यूज करके मैजिक टावर को सील किया जा सकता है। जब तक सभी का सभी मॉन्स्टर या फिर डीमन किंग टावर में ही सील्ड हो जाएगा तब तक हमारा शहर पहले जैसा सेफ हो जाएगा। तभी एक दूसरी एल्डर कहते हैं कि मैंने पहले ही एक दूसरे गोड्स फेवरेट को दूसरे डायमेंशन से समन कर लिया हूँ और मैं उसे टाइम ट्रेवलर फ्रॉम अर्थ कहती हूँ। ऑफकोर्स ये मैटर बाहरी दुनिया से सीक्रेट रखा गया है, यहाँ तक कि उससे भी नहीं पता कि उसे यहाँ पर मैंने अपनी दुनिया को बचाने के लिए समन किया है। और वैसे भी दूसरी दुनिया को बचाना ही हमेशा से टाइम ट्रेवल का मिशन रहा है ना। अब उसका सोल लिन शाओ के छोटे भाई लिन फेंग के बॉडी में है। ऐसा सुनने को आ रहा है कि जब से वो टाइम ट्रेवलर बना है तब से उसका सोचने का स्टाइल बदल गया है। वो अपने टीम को सीलिंग आइटम ढूंढने के लिए लेकर जा रहा है। तभी एक फ्यूचर देखने वाला बुढ़ा एल्डर कहता है कि लास्ट मंथ को मैंने लिन फेंग को देखकर एक डिविनेशन किया था। डिविनेशन सिंबल ये इंडिकेट कर रहा है कि लिन फेंग जल्दी ही उस आइटम को ढूंढ लेगा, जिससे जल्दी ही मैजिक टावर को सील कर दिया जाएगा। और अब इसी के साथ उनका वो वाला मीटिंग खत्म हो जाता है, जहाँ पर वो प्रोफेट एल्डर अपना दारू पीते पीते जा रहा होता है, जहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उससे पूछ रही होती है कि क्या लिन फेंग सच में टावर को सील करने वाला आइटम को ढूंढ लेगा। अगर ऐसी बात है तो सब कुछ तो पहले जैसा सेफ हो जाएगा ना। तभी वो बुढ़ा उससे कहता है कि लिटिल मिस, क्या तुम इसके बारे में सोची हो कि अगर टावर को सील कर दिया जाता है और अगर उस वक्त में डीमन किंग उसमें नहीं रहा तो उसे सील करना यूजलेस हो जाएगा। वो थोड़ी सी घबराते हुए कहते ये तो सेंस बना रहा है, इसलिए हमें करना क्या चाहिए। तभी वो उसे प्लेफुली स्पेंग करके वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आखिर डीमन किंग कैसे टावर से बाहर निकल सकता है। और अगर वो बाहर निकल भी जाता है तो बिना टावर का प्रोटेक्शन के उसका पावर काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, जिससे उसे हराना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक बार अगर उसका आइडेंटिटी डिस्कवर हो जाता है तो ज़रूर उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। इसी तरह से फंस के वो हमेशा के लिए रह जाएगा। अगर वो टावर में रहता है तो वो हमेशा के लिए वहाँ पर फंसा रहेगा और बाहर आता है तो हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। एक बार जब लिन फेंग उस सीलिंग आइटम को ढूंढ लेता है तो जीत हमारा तय समझो। यही सब बोलते बोलते वो अपने रूम में एंटर कर जाता है, जहाँ पर पहले से डीमन किंग मौजूद होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वही बंदा डीमन किंग है। इसलिए वो उस पर चिल्लाने लगा होता है कि तुम कौन हो और मेरे रूम में तुम क्या कर रहे हो। डीमन किंग उससे कहते हैं कि मैं यहाँ पर नया नया ज्वाइन किया हूँ और मेरा नाम किनफेंग है। ये सुनकर वो बुढ़ा एंटर करते हुए कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तो तुम ही वो नया मिस्टीरियस जीनियस हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही सुना है। डीमन किंग उससे कहता है कि मैं अपने आप को जीनियस नहीं कहूँगा, लेकिन डीमन किंग के एरिडिकेशन में पार्टिसिपेट करना मेरा ऑनर होगा। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपसे डीमन किंग के फ्यूचर के बारे में जानने के लिए आया हूँ। वो एल्डर अपने कुर्सी पर बैठकर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि डीमन किंग को हराना बच्चों का खेल है। अगर मैं सच में फ्यूचर को देख पाता तो लिन शाओ के साथ वैसा कभी होता ही नहीं है। मेरा प्रेडिक्शन को काम करने के लिए मुझे उस बंदे को छूना पड़ेगा और वो भी फुल मून के लाइट में, तब जाकर मैं उसका फ्यूचर को देख सकता हूँ। डीमन किंग कहते हैं कि आज ही तो फुल मून का रात है ना। मिस्टर प्रोफेट कहते हैं कि क्या तुम इडियट हो या फिर इडियट बनने का नाटक कर रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे उसे छूना पड़ेगा, मेरे पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं है, इसलिए मैं मैजिक टावर में एंटर कर ही नहीं सकता हूँ।
इसलिए मैं डीमन किंग को कैसे ढूंढूंगा उसका फ्यूचर देखने के लिए। अब तुम ये तो नहीं बोलने वाले हो ना, अगर डीमन किंग मेरे दरवाजे पर आकर अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए कहेगा। वहीं पर डीमन किंग अपना असली रूप दिखाने लगा होता है, जिससे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और समझ जाता है कि यही डीमन किंग है। तभी डीमन किंग अपना माइंड रीडिंग स्किल का यूज करके उसका मन पढ़ने लगा होता है, जिसमें वो पाता है कि डीमन किंग इस सीजन में मारा जाएगा जब स्नोफ्लेक गिरना शुरू करेगा तब। ये जानकर वो उसका गला पकड़कर उठाते हुए कहते हैं कि क्या आपका प्रिडिक्शन हमेशा सच होता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए हाँ ना करते हुए कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा अभी भी काम आ सकता हूँ। ये सुनकर डीमन किंग कहता है अगर ऐसी बात है तो अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करो, क्या तुम आज मेरे हाथों से मरोगे या फिर नहीं। ये सुनकर वो और ज़्यादा डर जाता है और इसी के साथ अगले समय लिन फेंग को दिखाते हैं, जहाँ पर वो अपने साइड का स्टोरी बताना स्टार्ट करता है कि ये तुम्हारा क्लिच ट्रांसमिग्रेशन कॉमिक है। ये एक मॉडर्न वर्ल्ड के बंदे के बारे में कहानी है जो कि पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट होकर चला जाता है। एक गार्बेज से वो मॉन्स्टर से फाइट करके लेवल अप करना स्टार्ट कर देता है, काफ़ी ज़्यादा कूल एक्ट करता है और एरोगेंट कैरेक्टर को मॉक करते रहता है और आखिरी में एक टेम्पस्टर्स दिन को वो डीमन किंग को भी हरा देता है। और मैं वही गार्बेज पृथ्वी से हूँ। अर्थ पर मैं काफ़ी ज़्यादा गरीब था, सोसाइटी के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर रहा करता था। एक दिन मैं एक नोवेल पढ़ते हुए अपने काम पर जा रहा था और तभी मेरे एक्सीडेंट हो गया, मैं मारा गया और यहाँ पर ट्रांसमिग्रेट होकर आ गया हूँ। तुम लोग बिल्कुल सही नोटिस किया हो, ये वही ट्रांसमिग्रेशन स्टोरी है। मैं यहाँ पर ट्रांसमिग्रेट होकर आ गया हूँ, मैं उस नोवेल में ट्रांसमिग्रेट होकर उस नोवेल का कैरेक्टर बन गया हूँ। लिन फैमिली का दूसरा बेटा और इंसानियत को होप लिन साओ। मैं वो नहीं हूँ, बल्कि मैं उसका यूजलेस गार्बेज छोटा भाई लिन फेंग हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेडोनिस्ट और रिविल था, हमेशा अपने भाई के शैडो में ही रहा करता था। यही वो रिकलेक्शन है जो कि मेरे पास इस कैरेक्टर के बारे में है। लेकिन अब से सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। अब जबकि मुझे इस नोवेल की स्टोरी के बारे में सब कुछ पहले से पता है तो, और मेरे पास में एक ओमनिसेंट व्यू पॉइंट है, तो मुझे उस मैप का लोकेशन के बारे में भी पता चल गया है, जिसमें सीलिंग आइटम के लोकेशन के बारे में बताया गया है। और इसी तरह से मैं वो वाला मैप को ऑब्टेन कर लिया हूँ और अब मेरा बारी है इस वर्ल्ड को बचाने का। अपने बारे में वो सब कुछ बताकर वो अपने टीम के साथ में उस मैप वाले लोकेशन के पास जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो प्रोफेट के पास जाकर फ्यूचर देखने के बारे में कहने के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर वो ली या नाम की एक कोल्ड ब्यूटी को अपने कूल साइड दिखाते हुए कहता है कि मेरे होते हुए हम लोग जरूर उस आइटम को ऑब्टेन कर लेंगे। लेकिन वो उसे कोई भाव देती ही नहीं है। ये देखकर वो सोचते हैं कि आइस कोल्ड ब्यूटी, मेरे पिछले लाइफ में तो मैं इस तरह का चार्मिंग ब्यूटी के करीब जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इस लाइफ में तो ये मेरे फियांसी है। और ये लेडी जिसे कि मैं हाफ में इनकाउंटर किया हूँ, वो किसी रैबिट की तरह है, हमेशा मुझे देखते रहते कि मैं उसे कब बचाऊंगा। और वो और कोई नहीं बल्कि ली तियान ही होती है, जिसके सर पर हाथ रखते हुए वो कहता है कि ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पर तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है। उससे कंफर्ट करके लिन फेंग सोचता है कि इस तरह के एयर हेडेड ब्यूटी के साथ गेट अलोंग होना कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये सोचकर वो उन्हें बाकी का काम करने के लिए बोलकर खुद ही ग्रेट प्रोफेट से मिलने के लिए जाने लगता है और सोचता है कि एक बार अगर मैं सच में टावर को सील करके हीरो बन जाता हूँ तो मैं तो कुछ भी हासिल कर पाऊंगा। ये सोचकर वो ग्रेट प्रोफेट से मिलने चला जाता है। वहीं पर लिया हेल्प डेस्क के पास जाकर कहती है कि मैं किसी को रिकमेंड करना चाहती हूँ एसोसिएशन को ज्वाइन करवाने के लिए। वो पूछती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किसे रिकमेंड कर रहे हैं। वो तियान को सामने लाते हुए कहते हैं कि मैं इसे रिकमेंड करना चाहती हूँ, इसका नाम ली तियान है और जब हम लोग डंजन एक्सप्लोर कर रहे थे तब मैंने और लिन फेंग ने इसे बचाया था। ये इकलौती पर्सन है जो कि डीमन किंग को देखकर सर्वाइव कर गई है। जो सुनकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ी सी शॉक्ड रह जाती है। तभी ली तियान कहते हैं कि आप सीनियर बायो किन फेंग को जानते हैं, वो प्रीटी वेल नोन हिडन जीनियस है और मैं उसकी इकलौती फॉलोवर भी हूँ। हम दोनों ने डीमन किंग को इनकाउंटर किया था, डीमन किंग ने उसे तो मार दिया, लेकिन मैं किसी तरह से सर्वाइव करके भाग गई और बाद में मुझे ये लोग मिले और मैं इनकी टीम को ज्वाइन कर ली हूँ। उसकी बातें सुनकर वो कहते बाई किन फेंग, वो तो कुछ देर पहले एसोसिएशन को ज्वाइन किया है और वो तो अभी तक जिंदा है। वो कुछ देर पहले यहाँ पर था और कहा कि वो ग्रेट प्रोफेट से मिलने जा रहा है। उसके मुंह से वो सभी बातें सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और इसी के साथ फिर से डीमन किंग को दिखाते हैं, जहाँ पर वो प्रोफेट को मारते हुए उससे पूछते कि क्या तुमने अपने फ्यूचर देख लिया है। वहीं पर वो अभी भी अपना जान बख्शने के लिए उससे काफ़ी ज़्यादा भीख मांग रहा होता है। डीमन किंग उससे कहता है कि पहले मुझे लगता था कि सभी ह्यूमन लिन शाओ की तरह ही हिम्मत वाले और जस्टिस से भरे हुए हैं, लेकिन लगता है कि मैं अभी तक इंसानों से काफ़ी ज़्यादा अनफेमिलियर हूँ। मुझे जल्दी से मेरे एनिमी के बारे में नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तुम्हारा जैसे ह्यूमन को देखकर अब मेरे दिल में इंसानों के लिए कंसर्न थोड़ा सा घट गया है। तुम्हारा परफॉर्मेंस को अप्रिसिएशन करने के लिए मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। ये बोलकर वो उसे जान से मार देता है। उसका काम
काम करके वो सोचते हैं कि अगर मैं टावर में चला जाता हूँ और लिन फेंग सीलिंग आइटम को ऑब्टेन कर लेता है तो प्रोफेसी के अनुसार मैं हमेशा के लिए टावर में कैद रह जाऊँगा। लेकिन अगर मैं लिन फेंग के रास्ते में कुछ अड़चनें डालता हूँ तो ना सिर्फ मैं फेल हो सकता हूँ बल्कि डिविनेशन के अनुसार मेरा काम भी तमाम हो सकता है। चाहे जो भी रास्ता को मैं चुनूँ, टावर को छोड़ना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अब जबकि मुझे भविष्यवाणी के बारे में पता चल गया तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। ये सोचकर वो बैक डोर से वापस जाने ही वाला होता है कि तब तक वहाँ पर लिन फेंग आकर उसके कंधे पर रखते हुए पूछते हैं कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा है। अपने आप को पकड़े जाने से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है, लेकिन जल्दी से अपना शॉक्ड को छुपाते हुए कहता है कि मैं एक अवेकनर हूँ जिसने हाल ही में ज्वाइन किया है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या। लिन फेंग उसका बैच को देखकर कहता है कि उससे तो सिर्फ इस रैंक वाले ही ले सकते हैं, क्या इसका मतलब तुम इतना ज़्यादा पावरफुल हो। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उससे अपने टीम को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करते हुए कहने लगा होता है कि हम लोग सीलिंग आइटम को ढूंढने जा रहे हैं। इतना बोलकर वो उससे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं लिन फेंग हूँ, तुम मेरे बारे में पहले नहीं सुने होगे लेकिन जल्द ही मैं पूरी दुनिया में फेमस होने वाला हूँ। तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लगते हो, इसलिए मेरा टीम को ज्वाइन करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उसके बारे में जान करके यही लिन फेंग है। डीमन किंग उसके लिए तैयार होकर सोचता है कि ग्रेट प्रोफेट अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा प्रोफेसर सच में सच होता है या फिर नहीं होता है। वहीं पर लिन फेंग उससे अपने साथ लेकर जाते हुए अपने बारे में काफ़ी बड़ा फेंक रहा होता है कि कैसे वो बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है। और इन्हीं सब के बीच में वो कहता है कि मैं एक ब्यूटी को भी सेव किया हूँ और वो बाई किन फेंग की पार्टनर है। मैं तो ये भी सुना हूँ कि वो अकेली पर्सन है जो कि डीमन किंग को देखकर जिंदा बच गई है। वो सब सुनकर डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और उसके बारे में पूछता है। लिन फेंग उसे ली चियन के बारे में सब कुछ बताने लगता है। वो सब जानकर डीमन किंग पतले रास्ते से भागने लगा होता है, लेकिन उसका भागने देने से पहले वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। डीमन किंग उससे एक फालतू के एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर वो डीमन किंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। वहीं पर उस सिचुएशन को उम्मीद डीमन किंग को बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए वो उसका काम तमाम करने की तैयारी करने लगा होता है। मगर तभी उसकी उम्मीद के परे वो उसके बारे में किसी को भी ना बताकर उसे हक करते हुए कहने लगी होती है कि सीनियर बाई किंगफेंग, मैंने सुना कि आप जिंदा बच गए हैं। वहीं पर बाई किंगफेंग नाम सुनकर ली फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है क्या यही बाई किंगफेंग है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन में बाई किंगफेंग तो मारा गया था, लेकिन अब ये बंदा बाई किंगफेंग कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ में ली चियन उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए उसे डीमन किंग से बचाने के लिए थैंक्स कहती है और उसका काइंडनेस को रिपे करने के लिए कह रही होती है। तभी डीमन किंग सोचता है कि ये पहली बार है कि मैं किसी इंसान को डीमन किंग के अंडर में आते हुए देख रहा हूँ। ये सोचकर वो उससे कहता तो ठीक है, मैं तुम्हें मिसट्रीट नहीं करूँगा। वहीं पर अपने एक हारेम की लड़की को दूसरे बंदे के उतने क्लोज देखकर लिन फेंग काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और वो पूछता है क्या फॉलोवर हो, मैं तुम लोगों का लीडर हूँ ये मत भूलो। लेकिन उसका बात को पूरा करने से पहले ही उसकी फियांसी जो कि कभी कभी कहा करती थी वो भी उससे कहती है तो तुम ही वो र्यूमर जीनियस बाई किंगफेंग हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही सुना है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं पर ये देखकर लिन फेंग उससे कहने की कोशिश करता है कि तुम तो मेरी फैन, मगर वो उसे बहुत ही बुरी तरह से इग्नोर करके अपने बात को जारी रखते हुए कहती है कि तुम और ली चियन दोनों डीमन किंग को देखी हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि डीमन किंग कैसा है। वो दोनों उसके बारे में अपने अपने तरफ से डिस्क्राइब करने लगे होते हैं, जिससे उनके बीच में हंसी मजाक का माहौल बन गया होता है। वो सब देखकर लिन फेंग तो अब जल जल के राख होने लगा होता है और सोचता है कि मुझे अच्छे से याद है कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन में किंगफेंग डीमन किंग के हाथों मारा गया था, सिर्फ ली चियन ही डीमन किंग को देखकर जिंदा बची थी। अब ये मत कहना कि मेरे एक्शन से बटरफ्लाई इफेक्ट हो गया है, नहीं, मुझे जल्दी से ग्रेट प्रोफेट्स के पास जाकर इस बंदे के बारे में पूछना पड़ेगा। वो जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ के रिसेप्शनिस्ट एक बैड न्यूज लेकर आते हुए कहती है कि ग्रेट प्रोफेट का हत्या कर दिया गया है। आधे घंटे पहले तक वो जिंदा था लेकिन अब वो नहीं है। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और लिन फेंग कहता है कि मीन टाइम में जो ग्रेट प्रोफेट से मिला है उसका बात को पूरा करते हुए डीमन किंग कहते हैं कि वो मैं और लिन फेंग है। अपने आप को फंसता देखकर लिन फेंग चिल्लाने लगा होता है कि मैं तो उससे मिल भी नहीं पाया था, जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तब मैं तुम्हें वहाँ पर सस्पिशियस से एक्टिंग करते हुए देखा था। वो चिल्ला ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो फिर से उस पर चिल्लाने लगा होता है कि तुम ही हो जिसने उसे मारा है ना, मुझे शुरू से पता था जरूर तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत है। उसकी सभी बातें सुनकर और चिल्लाते हुए देखकर लीजा उसे शांत करते हुए कहते कि शांत हो जाओ, तुम इतना ज़्यादा हैस्टी मत करो। लेकिन वो उसकी भी बात ना मानकर उसे जोर का धक्का देकर गिराते हुए कहता है कि वो तुम सभी लोगों को डिसीव कर रहा है, ये बंदा तो किंगफेंग है ही नहीं। ये बोलकर वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम सभी लोगों को डिसीव कर सकते हो लेकिन तुम मुझे नहीं कर सकते हो। लेकिन उसका अटैक से पहले डीमन किंग उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे जाकर कहता है कि एक ऐसे गार्बेज जो कि लिन शाओ से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने का वर्दी हो। ये बोलकर वो एक ही बार में अटैक करके उसे जख्मी कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो अपने आप को इस हालत में एक्सपेक्ट नहीं किया था।
वहीं पर ये देखकर ली चियान काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे फिर से उसका पावर देखने का मौका मिला होता है। तो वहीं पर उससे उसकी फियांसी को उसकी थोड़ी सी चिंता होने लगी होती है। दूसरी तरफ में डीमन किंग उसे पीट कर उसके सर पर अपना पैर रखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इतना तुम्हें शांत करने के लिए काफ़ी होगा। ये बोलकर वो सोचते हैं कि काफ़ी अजीब बात है, आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा सर्टन क्यों है कि मैं बाई किनफेंग नहीं हूँ। ये सोचकर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में पहले सुना हूँ, तुम लिन शाओ के छोटे भाई हो ना। जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी बेकार निकले, मुझे अभी भी तुम्हारा भाई ज़्यादा पसंद है। उसकी सभी बातें सुनकर लिन फेंग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और सोचते हैं कि मुझे फाइनली ट्रांसमिग्रेशन, ओवर पावर, चीट और एमसी बनने का मौका मिल रहा है। ये सब वो सोच रहे होते हैं कि तभी उसकी फियांसी डीमन किंग से कहती है कि लिन फेंग वो जानबूझ के नहीं किया होगा, वो पहले ऑनेस्ट पर्सन हुआ करता था लेकिन वो हाल ही में इम्पल्सिव बन गया है, इसलिए उसे चोट मत पहुँचाओ। तभी लिन फेंग उस पर एक एस रैंक का वेपन से अटैक करते हुए कहता है कि आखिर तुम किससे गार्बेज बोल रहे हो। डीमन किंग उसके अटैक से बचते हुए कहता है कि तुम्हारे से इसकम के पास भी एस रैंक का वेपन आ गया है। ये बोलकर वो सोचते हैं हालांकि एक ऑर्डिनरी एस रैंक का अवेकनर 1-on-1 फाइट में मेरा ओपोनेंट नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे तरह से याद है कि ह्यूमन का जीनस लिस्ट में इसका नाम कहीं था ही नहीं। तभी वहाँ पर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट आकर अपना रूल बेस्ड आर्टिफैक्ट का यूज करता है जिससे सभी लोगों का पावर गायब हो जाता है और वो सिर्फ दूसरे के पावर को अपने डोमेन में ही गायब करवा सकता है। वो आकर कहते हैं कि एसोसिएशन का सभी मेंबर डीमन किंग से फाइट करने के लिए इंसानों का ट्रेजर है, इसलिए आखिर तुम लोग एक दूसरे से फाइट कैसे कर सकते हो। उसके बारे में जानकर डीमन किंग सोचता है तो यही एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, ये ठीक नहीं हो रहा है, मैं अभी डेमोनिक टावर में नहीं हूँ जिसके कारण ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे फ्यूचर में और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। ये सोचकर वो उससे परेशानी खड़ा करने के लिए माफ़ी मांगने लगता है। तभी लिन फेंग फिर से चिल्लाने लगा होता है कि तुमने उसे तब नहीं रोका जब उसने मुझे पंच मारा था, लेकिन तुमने तब इंटरफेयर किया जब मैं उस पर अटैक करने वाला था। क्या आप जानबूझकर उसके साइड में ले रहे हैं? क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि मैं गार्बेज हूँ और लुकडाउन कर रहे हैं? वहीं पर उसकी बातें सुनकर डीमन किंग सोचता है क्या ये बंदा सच में एक जीनियस है जो कि एस क्लास के वेपन और डिवाइन आइटम को मैप को ऑब्टेन कर लिया है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि इसके पास इस कैरेक्टर के लिए दिमाग है ही नहीं। वहीं पर प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि फालतू की बकवास करना बंद करो, मैं किसी का भी साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सब कुछ इंसानों के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन लिन फेंग उसकी बातों पर यकीन ना करके काफ़ी गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम सभी के सभी लोग मुझे लॉकडाउन कर रहे हो, अभी तुम लोगों को मेरा कीमत के बारे में नहीं पता है, मैं जल्दी सीलिंग आइटम को ऑब्टेन कर लूँगा और जब मैं टावर को सील कर दूंगा तब देखा जाएगा कि कौन इस वर्ल्ड का चोसन वन है। उसे जाता देखकर प्रेसिडेंट डीमन किंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम ही बाइक फेंको, मैं तुम्हें काफ़ी एडमायर करता हूँ, तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो बल्कि शांत और हिम्मत वाले भी हो। डीमन किंग उसके लिए थैंक्स बोलकर सोचता है कि ये क्या नाटक हो रहा है, आखिर क्यों सभी इंसान मुझे इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैंने पहले ही ग्रेट प्रोफेट के डेथ को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और वहाँ पर मुझे डेमोनिक पावर का ट्रेसेस मिला है, शायद एक डीमन डंजन से भागकर उसे मार दिया है और इसका इंसानों से कोई भी लेना देना नहीं है और फाइनल वर्डिक्ट के लिए मुझे एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी। उस डिवाइन आइटम का सर्च इमिनेंट है, तुम्हें लिन फेंग के साथ जाना चाहिए, तुम लोग इंसानों का आखिरी होप हो। डीमन किंग ठीक है बोलकर सोचता है कि मैं इंसानों का फ्यूचर को सच में शोल्डर तो करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से वहीं पर प्रेसिडेंट उसे एडवाइस देते हुए वहाँ से चला जाता है और ली या उससे कहते हैं कि मैं लिन फेंग को चेक करने जा रही हूँ। हाल ही में वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल बन गया है। तभी डीमन किंग उसका हाथ को पकड़कर उससे रोककर उससे पूछता है कि लिन फेंग का क्या उसका पर्सनैलिटी हाल ही में बदल कर वो पास्ट सेल्फ से थोड़ा सा अलग हो गया है क्या, आखिर हुआ क्या है। ये बोलकर वो सोचता है क्या वो सस्पिशियस हो जाएगी अगर मैं अचानक पूछ लिया हूँ तो। तभी वो जल्दी से उसका हाथ को छोड़ते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे बस उसकी चिंता हो रही थी, मैं बस थोड़ा सा इम्पल्स होकर उसे पीट दिया था, इसलिए उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि मुझे और ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ेगा, मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता हूँ। वहीं पर वो अपना हाथ पकड़े जाने से थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती हाँ ऐसे केस है। ये बोलकर वो सोचती है कि ये बाई किनफेंग तो क्वाइट नाइस है, वो तो लिन फेंग के लिए भी कंसर्न दिखा रहा है। ये सोचकर वो उससे लिन फेंग के बारे में बताने लगी होती है और वो बताती है कि पहले लिन फेंग ऑनेस्ट और डरपोक टाइप का हुआ करता था, मगर एक दिन अचानक उठने के बाद में उसका पूरा पर्सनैलिटी ही बदल गया था। वो तो कुछ अजीब चीज़ों के बारे में भी बातें करने लगा था, जैसे कि नोवेल, किताब, चीट कोड, ट्रांसमिग्रेशन और पैरेलल वर्ल्ड। उसकी सभी बातें सुनकर मुझे लगा था कि शायद वो अभी भी नींद में ही होगा, इसलिए मैंने उसके बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद में तो वो एकदम ही अलग पर्सन बन गया था। ना सिर्फ वो फ्लेमबॉइंट और बोल्ड हो गया था, बल्कि वो कुछ टॉप लेवल का आइटम और वेपन का लोकेशन को भी पता नहीं कहाँ से ढूंढकर निकाल दिया था। यहाँ तक कि वो डिवाइन आइटम के मैप को भी ढूंढ लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके सिर्फ कुछ कहने की देरी हो और वो चीज़ उसे मिल जाएंगी। इसलिए हालांकि वो कमज़ोर है, मगर वो उन एस रैंक के आइटम पर डिपेंड होकर वो मेयरली एस क्लास के 100 के थ्रेशोल्ड पर पहुँच गया है।
हमारे दोनों साइड के एल्डर बोले हैं कि लिन फेंग को शायद किसी तरह की इनलाइटमेंट मिल गया होगा और वो कोई नया स्किल का अवेकन कर लिया होगा, इसलिए ऐसा वो हो गया होगा। मगर लिन फेंग किसी को भी कुछ भी आंसर देने से मना कर रहा है। उसकी सभी बातें सुनकर डीमन किंग सोचता है कि इनलाइटमेंट और अवेकनिंग नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है जितना देखने में लग रहा है। वो इस बात को लेकर एकदम श्योर था कि मैं बाई किनफेंग नहीं हूँ, लेकिन वो इसका कारण किसी को भी नहीं बता रहा है कि आखिर मैं बाई किनफेंग क्यों नहीं हूँ। लिन फेंग का वैसा पर्सनैलिटी के साथ में ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जिसके कारण उसे सब कुछ पता चल जा रहा हो, मगर वो कारण वो किसी को बता ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि वो अपने फैमिली और फियांसी को भी नहीं बता पा रहा है, अनलेस वो असली वाला लिन फेंग ना हो। अगर वो अपनी फैमिली को सच्चाई बता देता है तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। पैरेलल वर्ल्ड और पर्सनैलिटी में बदलाव सब कुछ जान गया है वो अचानक। मुझे तो लगता है कि असली वाला लिन फेंग का बॉडी में कोई और ही कब्जा कर लिया है। डीमन किंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर किसी जानवर के यानी कि डीमन की जोरदार गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर सभी लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और पूछने लगे होते हैं कि आखिर ये कैसा आवाज़ था। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे हंटर बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि एक ए क्लास का डीमन डंजन में से निकलकर सिटी में आ गया है और कोई भी उसे रोक पाया ही नहीं था। तभी वहाँ पर वही ए क्लास वाला डीमन कॉप्स कैनन डीमन डॉग आ जाता है, जिसे देखकर लिन फेंग अपने एस क्लास के स्वॉर्ड से फाइट करने चला जाता है। जहाँ पर वो उससे फाइट करते हुए बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि एक छोटा सा ए क्लास का डीमन मेरे मौजूदगी में रैम्पेज करने का आखिर तुम्हारी हिम्मत तुमने कैसे कर दिया। मैं हीरो हूँ जो कि सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसी बकवास करते करते वो 2-3 एस क्लास के वेपन से उसे डीमन को मार देता है, जो देखकर सभी लोग लिन फेंग का काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं। तो वहीं पर वो सब देखकर डीमन किंग मुस्कुराते हुए सोचता है कि ये डीमन तो स्ट्रे एनिमल इंसानों का सिटी में पहले हुआ करता था, जिससे कि इंसानों ने मार दिया था। मगर उसके मौत के बाद में उसका रेजिडेंट डेमोनिक टावर के डेमोनिक एनर्जीज के कांटेक्ट में आ गया था और वो आकर एक क्लास का डीमन बन गया था। ये डीमन डॉग डीमन का काफ़ी ज़्यादा रेयर स्पीसीज है, इसलिए ज़्यादातर इंसान इससे के बारे में जानते ही नहीं है। और इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो ये है कि अगर वो डीमन डॉग इनफ पिटाई खा लेता है तो वो मरने का नाटक करने लगेगा और फिर अचानक इस क्लास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर में तब्दील होकर उठ जाएगा। वहीं पर लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि उस डीमन को मारकर सभी का तारीफ बटोर रहा होता है और सबका रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होकर सोच रहा होता है कि मैंने सिर्फ एक ए रैंक का डीमन को टीम किया है और ये लोग इतना ज़्यादा मुझे प्यार दे रहे हैं। जब मैं डेमोनिक टावर को सील कर दूंगा तब मैं पूरी दुनिया में फेमस हो जाऊंगा। लिन अपनी इस सोच में खोया ही होता है कि तभी उसे पीछे से फिर से उसे डीमन का आवाज़ सुनाई देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो वहीं पर उस डीमन को दिखाते हैं जो कि अब डबल एस क्लास में तब्दील होकर उठ जाता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी वो डीमन अपने फ्लेम से उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसे बचने का मौका मिलता ही नहीं है और वो उससे पिटा जाता है और वो उससे फ्राई हो जाता है। वो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान और घबराते हुए वहाँ से भागने लगे होते हैं। वहीं पर लिन फेंग भी काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए उठते हुए सोचता है कि उसने मुझे सिर्फ एक ही अटैक में इतना दूर फेंक दिया, अब ये मत कहने कि वो लेजेंडरी डबल एस रैंक पे पहुँच गया है। तभी वहाँ पर लिया उसके पास जाकर उसे उठाती है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है। तभी वो डीमन फिर से उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो देखकर लिया रोते हुए सोचती है कि अब हमें कौन बचाएगा, लेकिन उसका अटैक करने देने से पहले किन फेंग यानी कि डीमन किंग उसके तरफ बढ़ते हुए सोचता है कि लिन फेंग अभी मर नहीं सकता है, मुझे अभी इसका यूज करके डिवाइन आइटम को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना है, इसलिए तुम्हें बस थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा। ये सोचकर वो उस डीमन को पीट कर रख देता है और उससे अपना ऑरा दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम अपने मास्टर को भी नहीं पहचान पा रहे हो। डीमन किंग को देखकर वो डीमन डर के मारे काफ़ी ज़्यादा कांपने लगता है और उसके कहने पर वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। उसे अपना दुम दबाकर भागते देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान और शॉक्ड हो जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि आखिर वो बाई किनफेंग से डरकर भागे क्यों गया। तो कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि आखिर वो डीमन अचानक इतना ज़्यादा ताकतवर क्यों हो गया था। दूसरा कहता है कि वो ताकतवर हो गया या फिर लिन फेंग कमज़ोर हो गया है। वेल बाई किनफेंग तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, डीमन जरूर उसका ताकत देखकर भाग गया होगा। वहीं पर अपना जान बचाने के लिए लिया उसका थैंक्स करती है और पूछती है कि तुम उसे डराकर कैसे भगा दिए हो। वो मुस्कुराते हुए कहता है शायद वो बाहर से ताकतवर होगा मगर अंदर से वो कमजोर ही होगा। ये बोलकर वो सोचता है जो भी हो लिन फेंग को बचाना तो ठीक है, अगर वो इसको लेकर ग्रेटफुल होता है तो अब से वो मुझे फ्यूचर में इसको लेकर टारगेट करना बंद कर देगा।
वहीं पर लिन फैंग को दिखाते हैं जो कि इसको लेकर ग्रेटफुल तो छोड़ो, वो उसे थैंक यू भी ना बोलकर उसका कॉलर पकड़कर उसी पर चिल्लाने लगा होता है कि तुमने ये जानबूझकर किया है ना, उस ए क्लास के डीमन के बारे में जरूर कुछ स्पेशल बात होगा, तुम जरूर किसी स्पेशल अप्रोच का यूज करके उससे डील किए होगे, तुम्हें पता था कि वो अचानक ताकतवर हो जाएगा, तुम जानबूझकर मुझे नहीं बताए थे, तुम ये सब करके मेरा मजाक उड़ते हुए देखना चाहते थे ना, अब तुम सारा ग्लोरी मुझसे छीनकर काफी ज्यादा खुश हो गए हो ना, ये सब तुम्हारी ही गलती है, ये सब तुम्हारी ही गलती है। उसे फालतू में अपने ऊपर चिल्लाते देखकर पहले तो डीमन किंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में सोचता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि सभी इंसान बचाने लायक नहीं होते हैं। लिन फैंग उस पर चिल्ला ही रहा होता है, तभी डीमन किंग उसका हाथ काफी जोर से पकड़कर अपने ऊपर से हटाते हुए पूछता है कि आखिर किस तरह की स्पेशल सीक्रेट टेक्निक के बारे में तुम बातें कर रहे हो। वो सिर्फ एक नॉर्मल ए क्लास का डीमन था, तुम इनकेपेबल हो जो कि हीरो बनने में फेल हो गए हो, लेकिन अब तुम अपना शर्मिंदगी से बचने के लिए फालतू के एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो और सबके लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो, मगर मैं तुम्हारे एक्टिंग को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और पलटकर जवाब देने ही वाला होता है कि तभी वो लोगों की बातें सुनने लगता है, जहाँ पर सभी लोग लिन फैंग को ही खिलाफ में बातें कर रहे होते हैं। अपने खिलाफ में बातें सुनकर लिन फैंग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये सभी के सभी इडियट मूर्ख है, ये लोग इस बंदे के डिस्गाइज को देख नहीं पा रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन इसके तरफ मुड़ रहा है। तभी किन फैंग उसका हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि अभी जो कुछ भी हुआ था वो सभी का सभी सिर्फ एक छोटा सा गलत फहमी था, तुम शायद अब शांत हो गए होगे, इसलिए चलो अब रिकॉन्साइल कर लेते हैं। उसे हाथ मिलाने के लिए देखकर लिन फैंग और ज्यादा गुस्से से आग बबूला होने लगता है और गुस्से में सोचता है कि सिचुएशन के एडवांटेज मिलने के बावजूद में भी ये एकदम इनोसेंट बन रहा है। ये सोचकर वह काफी जोर से उससे हाथ मिलाते हुए सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी नाटक कर सकता हूँ। ये सोचकर वो उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि हाँ, मैं बस कुछ टाइम के लिए उस डीमन से पिटने के कारण मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया था, मेरा रूडनेस के लिए मुझे माफ़ कर देना और मेरा जान बचाने के लिए बहुत ही धन्यवाद है। तभी डीमन किंग उसके कान में धीरे से कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद कि अब मैं सिर्फ अकेला सस्पेक्ट नहीं रहा, क्योंकि मैंने ही उस ग्रेट प्रोफेट को मारा है। ये सुनकर लिन फैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो फिर से उस पर अटैक करने जाता है, मगर इस बार उसकी फियांसी उसे रोकते हुए समझाने लगी होती है कि तुम क्या कर रहे हो, सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं और तुम फिर से उसे टारगेट क्यों कर रहे हो। सिचुएशन को अपने डिसएडवांटेज में देखकर उसे हार मानना ही पड़ता है और वो उसे छोड़कर सोचता है कि आखिर ये बंदा है कौन। नोवेल में तो इसका जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे के बारे में कहीं पर जिक्र हुआ ही नहीं था, कहीं नोवेल का ओरिजिनल स्टोरी लाइन दूसरे डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है ना। वहीं पर लिन फैंग को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर डीमन किंग सोचता है कि मैं सिर्फ तुमसे सीलिंग आइटम छीनने वाला था, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते का कांटा बन जाओगे तो तुमसे डील करने के लिए मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि सीलिंग आइटम रिस्टोर होने के बाद में पूरा इंसानियत जल्द ही या फिर बाद में ख़त्म हो ही जाएंगे। और वो दोनों ही एक साथ अपने मन में ही कहते हैं कि जो भी मुझे अनॉय करेगा उसे मरना ही पड़ेगा। अब इसके बाद में कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कैफे में बाई किन फैंग यानी कि डीमन किंग और लिया बैठी होती है, जहाँ पर वो उससे कल उसका जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। सीलिंग आइटम को हम जल्दी हासिल कर लेंगे। लिन फैंग किसी को भी मैप देखने नहीं देता है, मगर वो कह रहा है कि वो लोकेशन साउथ में है, ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो मैं आशा करती हूँ कि तुम उससे अच्छी तरह से गेट अलोंग होगे और उसके बिहेवियर को अनदेखा कर दोगे। मैं उससे बचपन से जानती हूँ, वो सच में अच्छा पर्सन हुआ करता था, मगर पता नहीं क्यों हाल ही में। उसकी बातें सुनकर बाई किंग यानी कि डीमन किंग अपने मन में कहता है कि अफसोस अब वो बंदा पुराना वाला लिन फैंग नहीं रहा। कितना आयरोनिक बात है कि एक पैरेलल वर्ल्ड का डर्टी सोल आकर उसका बॉडी पर कब्जा कर लिया है और असली वाला बंदे का लव और केयर को उससे चुरा रहा है, जो कि उसका कभी था ही नहीं। और यहाँ पर तुम यहाँ का हीरो बनकर दुनिया बचाने की बातें कर रहे हो, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे हीरो बनते हो। ये सब सोचकर वो जैसी कॉफ़ी को टेस्ट करता ही है कि उसका टेस्ट उसे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है, जिससे वो उसे पी ही नहीं पाता है और सोचता है कि कितना ज़्यादा घटिया टेस्ट है। इंसानों के टेस्ट को समझना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। पास्ट में तो सिर्फ कुछ ही फ्लेवर हुआ करता था, मगर अब पता नहीं क्या क्या फ्लेवर ये लोग निकाल दिए हैं। ये सोचकर वो उससे पूछता है क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद तुम्हारा फियांसे बीमार हो गया होगा, इसलिए अचानक वो बदल गया है। क्या तुम चाहती हो कि वो पहले जैसा हो जाए? अगर हाँ तो साउथ में एक आइटम है जो कि हमारे मिशन के साथ में ही हासिल किया जा सकता है, शायद वो आइटम पुराना वाला लिन फैंग को वापस ला सकता है। ये सुनकर लीजा काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर पूछने लगी होती है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। वो कहता है हाँ ऑफकोर्स, जरूर, क्यों नहीं हो सकता है। अब इसी के साथ में बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन फैंग काफी ज्यादा गुस्से में टहलते हुए सोच रहा होता है कि अभी की स्टोरी लाइन सिर्फ सभी सिनेरियो का प्रीक्वल है, एक्चुअल स्टोरी अभी तक शुरू हुआ ही नहीं है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि ये बाई किन फैंग बंदा जिंदा लौट कर आया ही नहीं था, लेकिन ग्रेट प्रोफेट सच में स्टोरी को शुरुआत में ही मारा गया था।
एक सेकेंड, अब मुझे याद आ रहा है कि कल जब मैं पहली बार उसे देखा था तब वो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियसली एक्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भाग रहा था, लेकिन जब मैंने उसे सीलिंग आइटम के बारे में बताया था तब वो उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगा था और वो टीम को ज्वाइन करने के लिए भी मान गया था। अब ये मत कहना कि मेरा ट्रांसमिग्रेशन और मेरा अपीयरेंस असली स्टोरी लाइन को रास्ते पर से भटका दिया है। कहीं वो बंदा वहाँ से चुपचाप गायब होने वाला तो नहीं था ना? इसलिए शायद ओरिजिनल स्टोरी लाइन में उसका जैसा अनइम्पोर्टेंट पर्सन को बाई किनफेंग बनने का बात कभी मेंशन हुआ ही नहीं था। और वो कल्प्रिट जो कि ग्रेट प्रोफेट को मारा था वो कभी भी नोवेल में मिला ही नहीं था। हाँ, ऐसे हुआ होगा क्योंकि वो बंदा उसे मारकर कल वहाँ से गायब होने वाला था और कोई भी उसे कभी ढूंढ पाता ही नहीं और वो बाई किनफेंग बनकर कभी अपीयर होता भी नहीं। लेकिन मेरा ट्रांसमिग्रेशन का कारण जिस बंदे को गायब हो जाना चाहिए था वो इम्पोर्टेंट आइटम को ढूंढने वाला टीम को ज्वाइन कर लिया है। कहीं इन सब के कारण असली स्टोरी लाइन बदल तो नहीं जाएगा ना? अरे यार, मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैं अपने पिछले लाइफ में सिर्फ एक गार्बेज था, लेकिन मैं इस वर्ल्ड में आकर प्रोटैगनिस्ट बनकर अपना किस्मत बदलने वाला हूँ। लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। स्टोरी लाइन तो मेरे हाथ से निकलते ही जा रहा है। यही सब सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र रोड साइड वाले कैफ़े पर चली जाती है, जहाँ पर वो अपने फ्यांसी और किनफेंग को देखता है। वो देखकर उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सोचता है कि स्टोरी लाइन दोबारा से मैं बदलने नहीं दूंगा। मैं अकेले ही इस दुनिया में ओमनिसेंट व्यू पॉइंट के साथ आया हूँ और मैं अकेले ही हूँ। मैं वो सब हासिल कर लूँगा जो कि मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस लाइफ में चूज़न वन हूँ। अब इसी के साथ में कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पूरा टीम इस डिवाइन सीलिंग आइटम को लेने के लिए निकलने वाले होते हैं, जिसका कि लीडर लिन फेंग होता है। जहाँ पर वो सभी लोग सेट ऑफ हो जाते हैं और जाते हुए लिन फेंग किन फेंग को देखते हुए सोचता है कि सिर्फ तुम देखते रहो, मैं कैसे तुम्हें मजा चखाता हूँ। अब इसी के साथ में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते मॉन्स्टर के एरिया में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे स्केलेटन जैसा फायर एट्रीब्यूट वाले मॉन्स्टर यानी कि डीमन से उन लोग काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे होते हैं। मगर कुछ ही देर के बाद में वो लोग उन डीमन द्वारा घेर लिए जाते हैं। वो देखकर लिन फेंग सभी लोगों से कहता है कि ये लोग ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं, बल्कि संख्या में ज़्यादा है और एक एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। वहीं पर किनफेंग को दिखाते हैं, जो कि उन डीमन को मारते हुए सोचता है कि मैं इन सानों के साथ में मिलकर डीमंस को मार रहा हूँ, शायद मेरा दिमाग खराब हो गया होगा। वेल, चलो कुछ देर तक और नाटक जारी रखते हैं। तभी उनका टीम का एक बंदा जिसका नाम लियू शाओके होता है, वो अपना पॉइजन एलिमेंट का पावर को यूज करके काफ़ी जोरदार हमला करके एक ही बार में सभी डीमन को काम तमाम कर देता है, जिससे वो बंदा थोड़ा सा थक भी जाता है। वो देखकर डीमन किंग सोचता है कि ये बंदा उतना भी बुरा नहीं है। तो वहीं पर वो देखकर लिन फेंग सोचता है जैसा मैंने सोचा था। ये सोचकर वो सभी लोगों से कहता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। वो आर्टिफैक्ट आगे भी होगा, मगर आगे का रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब और ख़तरनाक हो सकता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसलिए मैं अकेले ही सिचुएशन को चेक करने जा रहा हूँ। और वैसे भी हम लोग पिछले कुछ दिनों से बिना रुके आगे चलते ही जा रहे हैं, इसलिए क्यों ना तुम लोग टाउन में जाकर आराम कर लो और तब तक मैं स्काउट करके आ जाता हूँ। लेकिन ये सुनकर उसके लोग कहने लगे होते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आगे में बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए अकेले जाना ठीक नहीं होगा। मगर वहीं पर लिन हीरो बनते हुए कहते हैं कि पार्टी के लीडर होने के कारण ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेफेस्ट रास्ता को ढूंढना भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है। ये बोलकर वो जाते हुए कहता है कि मैंने ऑलरेडी अपना डिसीजन बना लिया है, इसलिए मुझे मनाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसको जाता देखकर डीमन किंग को थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी वहाँ पर वही पॉइजन वाला बंदा यानी कि लियू शाई के बंदा रोते हुए कह रहा होता है कि लीडर सच में काफ़ी अच्छा पर्सन है। उसे रोते देखकर लिन फेंग एक ईविल स्माइल के साथ में सोचता है कि ये काम कर रहा है, मैं ये सब शाओके के लिए ही कर रहा हूँ। एक राइजिंग स्टार जो कि डीमंस के लायर में जन्म लिया था, जिसका लाइफ सिर्फ और सिर्फ पॉइजन के साथ ही बीता है। तुम एक डबल इस रैंक के बनोगे जो कि पूरे दुनिया में फेमस हो जाओगे। अभी हमारा रिलेशन सिर्फ शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेशन पर बेस्ड है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में तुम प्रोटैगनिस्ट का सबसे भरोसेमंद साथी थे। तुम्हारा अनवेवरिंग लॉयल्टी प्रोटैगनिस्ट का सफलता प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा मदद किया था, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि असली स्टोरी लाइन में तुम्हारे बॉडी के टॉक्सिन को ख़त्म करने के लिए, जो कि तुम्हारे बॉडी में बचपन से है, प्रोटैगनिस्ट ने काफ़ी सारे हाई ग्रेड के इंग्रेडिएंट को जमा करके उसे यूज करके एक एस रैंक का प्यूरिफिकेशन पोशन बनाकर तुम्हें दे दिया था, और तब से तुम अपना जान भी उसके लिए सेक्रीफाई करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन अब कहानी शुरू होने से पहले ही मैं तुम्हें असली प्रोटैगनिस्ट का प्रकट होने से पहले ही अपना कठपुतली बना लूँगा। मैं सिर्फ ना डिवाइन आर्टिफैक्ट को हासिल कर लूँगा, बल्कि असली प्रोटैगनिस्ट का डेस्टिनी को भी चुरा लूँगा। मैं उसका जगह छीन कर इस दुनिया का असली हीरो बन जाऊँगा।
ये सब सोचकर वो उनसे कहता है कि तुम लोग जाकर टाउन में मेरा इंतजार करो और आने के बाद में हम लोग अपना जर्नी जारी रखेंगे। ये बोलकर वो जाते हुए सोचते हैं कि सिर्फ कुछ ही लोगों को उस इंग्रेडिएंट के लोकेशन के बारे में पता है, लेकिन अच्छी बात ये कि मुझे नोबल के कारण उसका लोकेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा याद है। लियू छाओके, तुम जल्दी ही मेरा लॉयल सबॉर्डिनेट बन के रह जाओगे। उसे ज़्यादा देख कर डीमन किंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि हालांकि मैं इंसानी नेचर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि लिन फेंग सेल्फलेस टाइप का बंदा तो नहीं है। तभी ली या कहती है, मैंने सुना है कि यहाँ पर कम दूरी पर एक अंडरग्राउंड ऑक्शन होने वाला है, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। और उसके साथ में तियान भी उसके साथ जाने के लिए कहती है, इसलिए वो दोनों कुछ दिन बाद में टाउन में मिलने के लिए कहते हैं। ये बोलकर वो जाते हुए सोचती है कि बाई किन फेंग, अगर जैसा तुम बोले हो और लिन फेंग का सोल एक डीमन के द्वारा डिवोर किया जा रहा है तो मुझे वो आइटम किसी भी हालत में ऑक्शन से जीतना ही पड़ेगा और असली किन फेंग को वापस लाना होगा। उनके जाने के बाद में अब वहाँ पर सिर्फ 3 लड़के ही बचते हैं, जहाँ पर सबसे बड़ा बंदा जिसका नाम गाओ हुई होता है वो आराम करने के लिए जाने के लिए कहता है, मगर तभी बाई किन फेंग रुकने के लिए कहता है। ये सुनकर वो बंदा काफी ज़्यादा भड़क जाता है और गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या, या फिर तुम यंग मास्टर के डिसीजन से अनहैप्पी हो। ये बोलकर वो सोचता है कि यंग मास्टर इस बंदे को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब ये बंदा जरूर अच्छा नहीं होगा। वहीं पर बाई किन फेंग उससे कहता है कि मैं लीडर के डिसीजन से सच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गया हूँ, लेकिन मुझे उसका सेफ्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रहा है, इसलिए क्यों ना हम लोग सीक्रेटली उसे फॉलो करते हैं, अगर वो किसी मुसीबत में पड़ जाता है तो हम लोग उसका मदद कर पाएंगे। बोलो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। ये सुनकर वो बंदा यानी कि गाओ हुई थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा जवाब को उम्मीद नहीं था। दूसरी तरफ में वो सुनकर लिया सोचती है, तो तुम सच में उसको लेकर चिंतित थे, मुझे लगता है कि अंदर से तुम सच में एक वार्म हार्टेड पर्सन हो। वहीं पर वो लोग सीक्रेटली उसका पीछा करने लगे होते हैं और वो सोचता है कि लिन फेंग, मैं भी देखता हूँ आखिर तुम्हारा असली ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इसी के साथ में अगले सीन में लिन फेंग को दिखाते हैं, जो कि एस रैंक के डंजन मेलेसिस चेस बोर्ड में चला जाता है, जहाँ पर काफ़ी ताकतवर काफ़ी सारे चेस पीसेस होते हैं और वो लोग बहुत ही ताकतवर होते हैं और साइज में भी बहुत ही बड़े होते हैं। वहीं पर लिन फेंग वहाँ पर पहुंचकर सोचता है कि असली स्क्रिप्ट के अनुसार में प्यूरिफिकेशन इंग्रेडिएंट इन्हीं किसी चेस पीस में से एक में होगा, मगर एग्जैक्टली किस चेस पीस में होगा मुझे नहीं पता। लिन फेंग सोच ही रहा होता है कि तभी उसे अचानक काफ़ी ज़्यादा मर्डरस ऑरा फील होने लगा होता है, इसीलिए वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि किंग उसके तरफ काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड में बढ़ रहा होता है, जिससे वो जल्दी से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उस चेस पीस में से उसका स्पिरिट निकल जाता है, जो कि निकल कर उस पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो जल्दी से अपना सोर्ड निकाल कर उस पर अटैक कर देता है। उस अटैक से उसे पता चल जाता है कि ये राजा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और उसके टकराव से लिन फेंग काफ़ी दूर पीछे फेंका जाता है और पीछे में एक फ़ोन होता है और वो भी लिन पर अटैक कर देता है, मगर वो फिर से किसी तरह से उससे भी बच जाता है, मगर तभी उस पर एक घोड़ा आकर उस पर अटैक करने आता है। उन्हें सबसे अब उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है और वो जल्दी से अपना एस क्लास का सोर्ड निकाल कर उस पर अटैक कर देता है, मगर वो घोड़ा काफ़ी आसानी से उसका उस सोर्ड को तोड़ कर रख देता है, जिससे वो अपने इस क्लास के वेपन को टूटते देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि काफ़ी सारे वेंजफुल स्पिरिट जो यहाँ पर इस चेस बोर्ड में मारे जाते हैं, उनका सोल को ये चेस पीसेस डिवोर कर जाते हैं और वो लोग हमेशा से इस जगह में कैद होकर रह जाते हैं और ये साइकिल हमेशा इसी तरह से चलते रहता है और ये बैटल हमेशा जारी ही रहता है। ये चेस पीस काफ़ी सारे हंटर का वेंजफुल सोल को डिवोर कर लिया है, जिससे ये लोग इस क्लास वाले से भी ताकतवर बन गए हैं। वहीं पर उन्हें हरा ना पाने के कारण वो अपने एक दूसरा आइटम का यूज करके वहाँ से भागने लगता है, मगर उसका भागने देने से पहले ही इस बार रानी उस पर हमला कर देती है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से पिट जाता है और जख्मी होने के कारण अब वो खड़ा हो ही नहीं पाता है। और तभी किंग उस पर अटैक करके उसका काम तमाम करने जाता है, जिससे उसकी फटके 4 हो जाती है और वो अपना मुंह छुपाते हुए सोचने लगा होता है कि नहीं, मैं ट्रांसमिग्रेटर हूँ, मैं ऐसा नहीं मर सकता हूँ। लेकिन किंग का उस पर अटैक करने देने से पहले ही वहाँ पर कोई और आकर उस किंग का ही काम तमाम कर देता है, जो देखकर लिन फेंग थोड़ा सा शॉक्ड होकर सोचता है कि इतना फास्ट मूवमेंट में तो उसे देख ही नहीं पाया, आखिर वो बंदा कौन है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में उसने सभी चेस पीसेस को खत्म कर दिया है, अब ये पावरफुल बंदा कौन आ गया है। तभी वहाँ पर उसके दोनों टीममेट गाओ हुई और शाओके आकर उसे उठाने लगते हैं। उन्हें वहाँ पर देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और उनसे कहता है, मैं ठीक हूँ, वैसे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। गाओ ही उसे बताते हैं कि बाई किन फेंग को तुम्हारी चिंता हो रही थी और मुझे भी चिंता हो रही थी, इसलिए हम लोग तुम्हें फॉलो कर रहे थे, हम आपका मुसीबत में हेल्प करने का इंतजार कर रहे थे।
छाओके भी हाँ में जवाब देते हुए कहता है, हाँ तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ आगे स्काउट करने जा रहे हो, लेकिन तुम अचानक एक एस रैंक के डंजन को अकेले चैलेंज क्यों कर दिए? ये काफी ज़्यादा खतरनाक था, तुम्हें पता है ना। अच्छा हुआ कि बाई किनफेंग तुम्हें फॉलो करने के लिए बोला था। बाई किनफेंग का नाम सुनकर लिन फेंग काफी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और हैरानी से देखकर सोचने लगा होता है कि जिसने चेस्ट फिश को ख़त्म किया है वो बाई किनफेंग है। इसका मतलब कहीं वहीं पर डीमन किंग को दिखाते हैं जो कि सभी चेस पीसेस को ख़त्म कर दिया होता है। उन्हें ख़त्म करने के बाद में उन्हें चेस पीसेस में से सभी हंटर का सोल निकल जाता है और एक हंटर का सोल उसे रेयर आइटम दे देता है। वो उस आइटम को लेकर सोचता है ये तो एक रेयर आइटम प्यूरिफिकेशन क्रिस्टल है। वहीं पर ये देखकर लिन फेंग काफी ज़्यादा गुस्सा होते हुए सोचता है कि डैमिट वर्स्ट का सिनेरियो हो ही गया, प्यूरिफिकेशन क्रिस्टल उसके हाथों में क्यों जाना था। वहीं पर खुद को वैसे घूरे जाने पर डीमन किंग उससे पूछता है क्या तुम्हें ये चाहिए। ये बोलकर वो सोचता है ये तो पूरा तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। ये सोचकर वो उससे कहता है खैर काफ़ी दुख की बात है कि अब ये मेरा हो गया है। ये बोलकर वो सोचता है हालांकि मुझे नहीं पता कि अगर इसका यूज क्या है और तुम्हारा गोल क्या है, लेकिन जब तक अगर तुम कोई आइटम चाहोगे तो जरूर वो कुछ अच्छा ही आइटम होगा। वहीं पर गाओ ही उससे कह रहा होता है कि अच्छा हुआ कि बाई किनफेंग यहाँ पर था, हमें अब एक टीम के जैसे एक साथ काम करना चाहिए। दूसरी तरफ में अपने टीममेट के सामने में वो बाई किनफेंग से उस क्रिस्टल के लिए फाइट भी नहीं कर सकता है और सोचता है कि मुझे उस क्रिस्टल का ज़्यादा मदद नहीं चाहिए, अगर मेरे पास थोड़ा और वक्त होता तो मैं ज़रूर उस किंग को हरा ही देता। ये सोचकर वो काफ़ी गुस्से में अपने टीममेट पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ, आगे की जगह को मैं खुद ही स्काउट करूँगा। ये बोलकर वो भागते हुए सोचता है कि अगर मेरे पास प्यूरिफिकेशन क्रिस्टल नहीं भी होता है फिर भी कोई बात नहीं, जब तक मैं बाकी के इंग्रेडिएंट को जमा कर लूँगा तो मैं सेमी फिनिश्ड पोर्शन बना ही लूँगा। हालांकि इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होगा मगर लगभग ठीक ही होगा। उससे ज़्यादा देखकर डीमन किंग मुस्कुराते हुए सोचते है कि जितना ज़्यादा तुम उसे छुपाने की कोशिश करोगे ये फैक्ट इतना ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा कि तुम्हारे पास एक अल्टेरियर मोटिव है। मैं भी देखता हूँ कि अगर तुम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी वही करूँगा जो तुम कर रहे हो। अब इसके बाद में दूसरे इस रैंक के डंजन को दिखाते हैं जहाँ पर डीमन किंग लिन फेंग से पहले पहुँच उसे हरा कर वहाँ का आइटम को भी हासिल कर लेता है और लिन फेंग को देखकर वो उससे कहता है वेल हेलो क्या हाल चाल है, वैसे हम फिर से मिल गए हैं, वैसे तुम्हें ये चाहिए क्या। उससे लिन फेंग का दिमाग तो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है मगर वो अभी भी हार ना मानकर दूसरा आइटम को हासिल करने चला जाता है। मगर यहाँ पर भी डीमन किंग दूसरे डंजन में भी उससे पहले पहुंचकर आइटम को हासिल कर लेता है। इसी तरह से करते करते डीमन किंग सभी डंजन में से आइटम को हासिल करने लगा होता है, जिससे लिन फेंग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और इसी तरह से करते करते वो एक भी आइटम को हासिल करने में फेल हो जाता है, वो एक भी आइटम को हासिल कर ही नहीं पाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पगलाने लगा होता है, पागल होने लगा होता है, क्योंकि वो उसको लेकर कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है और वो कुछ कह भी नहीं पा रहा होता है। वहीं पर डीमन किंग उस सभी आइटम को जमा करके सोचता है कि काफ़ी अजीब बात है कि आखिर वो इन सभी मटेरियल को हासिल करने की कोशिश क्यों कर रहा था। हालांकि ये मटेरियल रेयर और कीमती है मगर ऐसा नहीं लगता है कि उसके पास पैसों की कमी है, तो आखिर इसे ये चाहिए क्यों था। तभी लू शाओके उसके तरफ बढ़ते हुए कहता प्लीज उसे मनाने में हमारी हेल्प। अपना बात को पूरा करने से पहले ही वो बाई किनफेंग के हाथों में उन आइटम को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है ये तो वही आइटम है जिसे कि मैं सालों से डेस्परेटली ढूंढ रहा था। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उनसे उस मटेरियल को देखने के लिए मांगने लगता है। उसे उतना ज़्यादा एक्साइटेड होते देखकर डीमन किंग उन्हें सभी मटेरियल को रिफाइन कर देता है, जिससे वो इस रैंक का प्यूरिफिकेशन पोर्शन बन जाता है। वो देखकर लिu शाओके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगा होता है कि ये तो सच में लेजेंडरी एस क्लास का प्यूरिफिकेशन पोर्शन है। मैंने काफ़ी सारा हाई लेवल का एल्केमिस्ट को बोला था ये बनाने के लिए, लेकिन कोई भी इसे बना ही नहीं पाया था। डीमन किंग उससे पूछता क्या ये तुम्हें चाहिए। ये बोलकर वो उसे देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो ऐसी बात है तो ठीक है, तुम इसे रख सकते हो। जिससे लिu शाओके काफ़ी ज़्यादा हैरान और नर्वस होते हुए पूछता है क्या तुम सच में इसे मुझे फ्री में दे रहे हो। ये बोलकर वो जल्दी से होश में आकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि क्या तुम सच में इसे मुझे ऐसे ही दे रहे हो। ये बोलकर वो सोचता है कि इससे तो मैं अपना बॉडी का सारा पोजन को ख़त्म कर पाऊंगा। ये सोचकर वो जल्दी से डीमन किंग का पैर को पकड़ कर कहने लगा होता है कि तुम तो सच में काफ़ी अच्छा पर्सन हो, अब से मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करूँगा, तुम्हारा लॉयल फॉलोवर बन के रहूँगा। उसकी उस हरकत की उम्मीद डीमन किंग को बिल्कुल भी नहीं होती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो उसे खुद से दूर हटाते हुए कहने लगा होता है कि जल्दी से मुझसे दूर हटो, ये तो सिर्फ एक एस रैंक का पोर्शन है, इसको लेकर तुम इतना ज़्यादा पैशनेट क्यों हो रहे हो।
ये सुनकर वो थोड़ा सा और शॉक्ड हो जाता है और उसे और जोर से पकड़ कर कहने लगा होता है कि तुमने मुझे इसे फ्री में दे दिया है, तुम सच में एक सेल्फलेस पर्सन हो, मैं अब से जरूर तुम्हें फॉलो करूंगा, तुम्हारा लॉयल सबऑर्डिनेट बनकर रहूंगा। डीमन किंग उसे खुद से दूर हटाते हटाते काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा होता है और सोचता है कि मैं डिग्निफाइड डीमन किंग हूँ, मुझे एक और ह्यूमन फॉलोवर क्यों मिल गया। ये सब तो काफी ज्यादा अनोइंग होते जा रहा है। दूर से वो सब देखकर लिन फेंग तो मानो गुस्से से पागल होने लगा होता है, उसका आंख गुस्से से काफी ज्यादा लाल हो जाता है। उसे देखकर डीमन किंग सोचता है अब उसे क्या हो गया है और वो क्यों इन मटेरियल को जमा करने की कोशिश कर रहा था जो कि शाओकी के लिए पोषण बना सके, जिसे कि शाओकी सालों से ढूंढ रहा था। तभी उसका दिमाग ठनकता है और वो समझ जाता है कि जरूर लिन फेंग शाओकी का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे इसमें हरा दिया है। लेकिन मुझे फिर भी एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसे इन सभी मटेरियल का लोकेशन के बारे में पता कैसे चल गया, और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस बात को लेकर वो श्योर क्यों था कि असली वाला बाई किन फेंग मारा गया है। लगता है कि मुझे ली जाकर वो आइटम को लाने का इंतजार करना पड़ेगा जो कि सोल को रिस्टोर करता है। वहीं पर लिन फेंगो को दिखाते हैं जो कि कुछ देर के लिए कुछ नहीं करके वहां से जाने के लिए कहता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में अपना दांत खींचते हुए सोचता है कि बाई किन फेंग, तुम बार बार मेरा प्लान चौपट कर रहे हो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। अब इसी के साथ में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक होटल में स्टे कर रहे होते हैं, जहाँ पर लिन फेंग गाओ हुई को बाई किन फेंग को यानी कि डीमन किंग को मारने का ऑर्डर देता है। वो ऑर्डर सुनकर गाओ हुई काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो कई बार आपका जान बचाया है, वो सच में एक अच्छा पर्सन है। लिन फेंग उससे कहता है कि चुपचाप मेरा ऑर्डर फॉलो करो और फालतू का बकवास मत करो, जब से मैं यंग था तब से तुम मेरे साइड में हो, तुम मेरे सबसे लॉयल सर्वेंट हो। गाओ हुई उसे अभी भी समझाते हुए कहता है लेकिन मिस्टर बाई किन फेंग काफी ज्यादा ताकतवर है, मैं उसे नहीं हरा सकता हूँ। लिन फेंग उससे कहता तो क्या हो गया, तुम फॉरबिडन टेक्निक का यूज करके अपना पावर को कुछ टाइम के लिए एक डबल एस रैंक में बढ़ा नहीं सकते हो क्या। ये सुनकर गाओ हुई काफी ज्यादा हैरानी से कहता है मगर वो टेक्निक मेरा लाइफ स्पैन को कम कर देगा, मेरा फैमिली आपके फैमिली को जनरेशन से सर्व कर रहा है, जब आप यंग थे तब आपने कहा था कि आप मुझे अपना फैमिली के जैसा ट्रीट करेंगे। ये सब सुनकर लिन फेंग थोड़ा सा गुस्से में कहता तो क्या यही तुम्हारा लॉयल्टी है, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि मैं हीरो बनूंगा जो कि डिवाइन सीलिंग आइटम को हासिल करेगा, मैं इंसानियत को फ्यूचर को कैरी कर रहा हूँ, क्या तुम इंसानियत के लिए अपना छोटा सा सेक्रीफाइस भी नहीं कर सकते हो क्या। ये सुनकर गाओ हुई कुछ कह ही नहीं पाता है और उसका ऑर्डर मान जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये सेक्रीफाइस मैं इंसानियत के लिए नहीं बल्कि अपना शपथ को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। अब इसी के साथ में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन किंग गार्डन में टहलने के लिए बाहर निकला होता है, लेकिन तभी फाउंटेन में से बर्फ से कोई उस पर हमला कर देता है। वो उसे नोटिस करके जल्दी से उससे बच जाता है और सोचता है कि पूरा का पूरा पानी जम गया है, क्या कोई मुझे असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तभी उस पर फिर से अटैक हो जाता है जिससे डीमन किंग बहुत ही मुश्किलों से बच जाता है और पूरा पानी को फ्रीज होता देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि डबल एस रैंक का वॉरियर मैंने कब एक ह्यूमन एक्सपर्ट को ऑफेंड कर दिया है। तभी उन बर्फ के टीलों से फिर से उस पर अटैक हो जाता है जिससे डीमन किंग उसी के अंदर में जम जाता है और वहाँ पर गाओ हुई बाहर निकल जाता है जो कि डबल एस क्लास को उस फॉरबिडन टेक्निक का यूज करके कुछ टाइम के लिए अपना ताकत को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लिया होता है, जिससे उसका लाइफ स्पैन कम होते जा रहा होता है। तभी डीमन किंग उस बर्फ को तोड़कर उसमें से बाहर निकलता है जहाँ पर उसका गाल में छोटा सा कट लग गया होता है जिसमें से खून भी निकल रहा होता है। वो देखकर डीमन किंग कहता है कितना अमेजिंग है, तुम ही वो पहले इंसान हो जिसने कि मुझे चोट पहुंचाया है और उसका यही कहने के साथ इसलिए अब मुझे काफी ज्यादा मजा आने लगा है, अब मेरी बारी आ गई है। वहीं पर उसका स्टेटस को दिखाते हैं जहाँ पर डीमन किंग का स्टेटस सिर्फ 2 पॉइंट ही नीचे गिरा होता है। दूसरी तरफ में गाओ उससे कहता है कि मिस्टर बाई किन फेंग, मैं आपका काफी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं आपको बिना ज़्यादा तकलीफ दिए एक ही बार में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। डीमन किंग कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि डबल एस रैंक वाले के पास में कितना कैपेबिलिटी होता है। जैसे वो ये कहता है ये कि तभी वो ये नोटिस करके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसका गाल में खून का जो एक बूंद गिरता है वो भी फ्रीज हो जाता है और तभी अचानक वो फील करता है कि उसका बॉडी का पूरा खून जमने लगा है, जिससे उससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगी होती है। गाओ हुई उससे कहता है कि मैं सभी तरह के लिक्विड को कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ तक कि इंसानों के बॉडी के ब्लड को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। एक सेकेंड, तुम्हारा बॉडी का खून थोड़ा सा अलग क्यों लग रहा है, मैं उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ।
अगर ऐसी बात है तो मुझे मेरा मेथड को बदलना होगा। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके माना को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने लगता है। वो देखकर डीमन किंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि कहीं वो माना तो नहीं है ना? तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान तुम माना को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं तुम बरसरकर होना तो नहीं चाहते हो ना? गाओ उस पर अटैक करते हुए कहता है कि ये सब मैं लिन फैमिली और यंग मास्टर लिन के लिए कर रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने उस स्किल से जिससे वो माना को कंट्रोल करके बनाया होता है उससे काफ़ी भयानक अटैक डीमन किंग पर कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ का सब कुछ जम जाता है। वो सब करने के बाद में गाओ हुई उस फॉरबिडन स्किल को यूज करना बंद करके थोड़ा सा चैन के सांसें लेते हुए कहता है कि फाइनली ये ख़त्म हो ही गया, लेकिन मेरा ज़िंदगी भी जल्दी ख़त्म होने वाला है। लेकिन तभी डीमन किंग यानी कि बाई किन फेंग को जिंदा वापस आता देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर डीमन किंग को दिखाते हैं जहाँ पर उसका HP कुछ लाख नीचे गिर जाता है। वो आगे बढ़कर अपने ऊपर से गंदगी को साफ करते हुए उससे कहता है कि हाँ अब ये ख़त्म होता है, लेकिन तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो जो कि मेरे HP को इतना ज़्यादा कम कर दिए हो। वैसे ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन तुम सच में ताकतवर थे, लेकिन अब मेरी बारी है। वो सब देखकर तो गाओ हुई इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है कि वो कुछ कह ही नहीं पाता है, लेकिन अब उसके पास में कहने के लिए कुछ होता ही नहीं है और वो हार मानकर कहता है ठीक है मुझे मार दो, वैसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ये बोलकर वो सोचता है जो भी हो लिन फैमिली के लिए खुद को सेक्रीफाई करना मेरा एक बस छोटा सा विश था। डीमन किंग उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं भी मारता हूँ फिर भी तुम कुछ देर के बाद में मारे जाओगे। तुम अपना लाइफ को सेक्रीफाई करके इस फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिए थे, लेकिन तभी उसके उम्मीदों का परे में वो उसे हील करने लगा होता है, जिससे गाओ हुई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछने लगा होता है तुमने मुझे हील क्यों कर रहे हो? वो कहता है क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा? ये बोलकर वो सोचता है कि मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मेरा गोल कभी भी तुम्हारे जैसा साइड कैरेक्टर था ही नहीं। वहीं पर गाओ हुई उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा सेल्फलेस कैसे हो सकते हो, मैं तो तुम्हें अभी मारने की कोशिश कर रहा था। डीमन किंग कहता है कि तुम्हारा लॉयल्टी मेरे दिल को छू गया है, मैं सच में तुम्हारे जैसे लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बोलकर वो सोचता है चलो कोई जल्दी से फालतू का एक्सक्यूज बना देता हूँ, क्योंकि मेरा गोल 1 से 2 ह्यूमन एक्सपर्ट को मारना नहीं है, बल्कि सीलिंग आइटम को डिस्ट्रॉय करके पूरा ह्यूमैनिटी को ही ख़त्म कर देना है। और पेड़ के पीछे में देखते हुए सोचता है कि और वैसे भी मुझे कोई देख रहा है। वहीं पर पेड़ के पीछे में ली या को दिखाते हैं जो कि सब कुछ देखकर सोचती है कि ये बाई किन फेंग बंदे तो सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड और जेंटल पर्सन है। ये पहली बार है कि मैं उसके जैसा ताकतवर और अपराइट मैन को देख रही हूँ। दूसरी तरफ में डीमन किंग उसे हील करके अपना हाथ देकर उठाते हुए कहता है कि चलो अब उठ जाओ। अगर तुम इस बात को लेकर चिंता कर रहे हो कि तुम अपने यंग मास्टर को कैसे एक्सप्लेन करोगे तो मैं इंजर्ड होने का नाटक कर सकता हूँ। ये सब सुनकर गाओ हुई और ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर उठते हुए कहता है कि आखिर मैं आपके काइंडनेस को कैसे रिपे कर पाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उससे जाता देखकर वो सोचता है चलो एक तो गया, अब दूसरा का बारी आ गया है, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा पावर दिखाकर उसे खुद पर सख्त तो नहीं करवा लिया है ना। ये सोचकर वो खुद को इंजर्ड दिखाने का नाटक करते हुए दर्द में होने का नाटक करके नीचे गिरने लगता है। वो देखकर लिया जल्दी से बाहर निकलकर उसके पास जाकर उससे पूछने लगी होती है कि तुम्हें क्या हो रहा है। लिया को उतना ज़्यादा परेशान देखकर वो खुश होता है क्योंकि वो उसके जाल में फंस गई होती है। वहीं पर वो उसे उठाते हुए कहते मुझे पता था कि कोई भी डबल एस रैंक के पावर से चोट खाने के बाद में बिना चोट खाए इंजर्ड हुए रह ही नहीं सकता है। तुम जरूर उसके सामने स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहे थे ना। डीमन किंग अपना नाटक जारी रखते हुए पूछते हैं कि मिस लिया आप यहाँ पे क्या कर रही है? क्या आपने वो पोशन हासिल कर लिया है जो सोल को रिस्टोर कर सकता है? वो कहती है हाँ मैंने उसे हासिल कर लिया है। ऑक्शन में ज़्यादा फैमिली नहीं थी और मेरे पास ज़्यादा पैसा था और वो आइटम में जीत गई, लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा लगता आ रहा है कि अगर मैंने उसे ये पोशन पिला दिया तो ऐसा लगेगा जैसे कि मैं उस पर विश्वास करती ही नहीं हूँ। क्या होगा अगर उसका बॉडी को सच में किसी ने पोजेस नहीं किया हो और ये पोशन पीने के बाद में उससे कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होगा? तभी डीमन किंग उसको गाल छूते हुए कहता है कि अब मुझे लगता है कि शायद आप इसका कारण हो सकती है। अपना गाल अचानक छू जाने से वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तो आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लड़के आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहे होंगे, इसलिए ज़रूर वो सोल का ऑब्जेक्टिव कहीं आप तो नहीं होंगी ना। इसलिए मुझे लगता है कि वो सोल का ऑब्जेक्टिव कहीं आप हो सकती है। मुझे आपकी सेफ्टी की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। ये सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए कहती है कि क्या मैं सच में ब्यूटीफुल हूँ? ये बोलकर वो सोचती है कि काफ़ी सारे लड़के मेरे ब्यूटी को लेकर कॉम्प्लीमेंट किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसका कॉम्प्लीमेंट करने पर मुझे ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है।
वहीं पर डीमन किंग अपना नाटक जारी रखते हुए कहते हैं कि हालांकि मुझे पता है कि तुम दोनों इंगेज्ड हो, मगर मुझे फिर भी तुम्हारी चिंता हो रही है। उन सबसे लिया काफी ज्यादा शर्मा गई होती है और उसके दिल की धड़कनें भी काफी ज्यादा तेज हो जाती है। इसलिए वो जल्दी से वहां से भागते हुए उससे पोषण पिलाने के लिए बोलते हुए वहां से चली जाती है। उसे जाता देखकर डीमन किंग सोचता है कि लालच, ऑब्सेशन, जेलसी, एपैथी और लस्ट इंसान सच में मैनिपुलेट करने में कितना ज्यादा आसान है। ये सोचकर वो फिर से तिरछी नजर से पेड़ की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि यहाँ पर एक और बंदा है जो कि मैनिपुलेट करना काफी ज्यादा आसान है। वहीं पर पेड़ के पीछे में दिखाते हैं जहाँ पर इस पर गाँव ही ना जाकर छुप कर उनकी बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। अब इसी के साथ में डिनर टाइम को दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, सिर्फ डीमन किंग और गाँव हुई को छोड़कर। उन्हें वहाँ पर ना देखकर छाओगे उनके बारे में पूछने लगता है, मगर लिन फेंग खाते हुए कहता है उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग खा लेते हैं। ये बोलकर वो लिया से कहता है कि जब तुम लोग नहीं थी तब मैं आसपास के डंजन को एक्सप्लोर करने गया था और मैं ऑलरेडी आसपास के रास्ते से काफी ज्यादा फेमिलियर हो गया हूँ, इसलिए मुझे फॉलो करते वक्त तुम एस्ट्रोड हो सकती हो। वहीं पर लिया अभी भी थोड़ी सी कन्फ्लिक्टेड हो रही होती है कि उसे ये पिलाना चाहिए या फिर नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन वो अब अपना मन बनाकर उसे पिलाने के लिए देते हुए कहती है कि आजकल तुम काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गए थे, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्थ की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये मेडिसिन बनाई हूँ। लिन फेंग उसका कमर पर हाथ रखते हुए उसे थैंक्स करता है और धीरे धीरे अपना हाथ नीचे की ओर लेकर जाता है और कहता है कि फ्यूचर में मैं तुम्हें और अच्छे से ट्रीट करूँगा। अपना वो जगह पकड़े जाने से लिया काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और सोचती है कि असली वाला लिन फेंग कभी भी ऐसा करता ही नहीं, वो हमेशा पैसिव और डरपोक टाइप का हुआ करता था, वो तो अच्छे से अभी तक कन्फेस करने की हिम्मत भी किया ही नहीं है। मिस्टर बाई किनफेंग सच में सही निकले। ये सब सोचकर वो उसे खुद से दूर करने लगती है, मगर वो थोड़ा सा रेजिस्ट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर गाँव हुई आ जाता है, जिससे सर्वाइव करते देखकर लिन फेंग थोड़ा सा शॉक्ड और खुश दोनों हो जाता है और उसे आता देखकर वो उसके तरफ जाते हुए कहता है कि फाइनली तुम आ ही गए, मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। गाँव ही उससे कहने लगा होता है कि मैं उस टेक्निक का यूज करके अपना 30 साल का लाइफ टाइम का यूज कर लिया हूँ, लेकिन आखिर में मैं लिन फेंग उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही कहने लगा होता है कोई बात नहीं, अगर मिशन कंप्लीट हो गया है तो इतना छोटा सा सेक्रीफाइस मायने नहीं रखता है, फ्यूचर में मैं तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट। अपना बात को पूरा करने से पहले ही वो बाई किनफेंग को आता देखकर हैरत के कारण उसका शब्द उसके गले में ही अटक जाता है। उसका वो हालत देखकर डीमन किंग उससे पूछता है कि क्या मुझे देखकर तुम सरप्राइज तो नहीं हो गया हो ना। वहीं पर गाँव हुई उससे कहता है कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन को भी ऑब्टेन किया है। उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही लिन फेंग गुस्से में उसी पर अटैक कर देता है और गुस्से में उसे काफी ज्यादा मारकर उसे गाली वाली देने लगता है। उसका वो रूप देखकर लिया जल्दी से डीमन किंग के पास जाते हुए कहती है कि वो तो सच में काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। वो देखकर लिन फेंग का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो चिल्लाने लगा होता है कि तुम मेरी फ्यांसी हो, ये तुम क्या कर रही हो। और गाँव हुई को देखकर और ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, एक छोटा सा काम भी तुम नहीं कर पाए। गाँव हुई उठते हुए सोचता है कि सेकंड यंग मास्टर बचपन से डरपोक टाइप का हुआ करता था और अपने सर्वेंट के प्रति में काफी ज्यादा कंपेशनेट हुआ करता था। ये काफी ज्यादा ऑब्वियस सी बात है कि मैं इंजर्ड हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझे इस नज़र से क्यों देख रहा है। अब ये मत कहने के सच में अगर सच में ऐसा हो गया है तो इसका मतलब सेकंड यंग मास्टर खतरे में है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये सोचकर वो उसे वो वाला पोर्शन उठाकर लिन को देते हुए कहता है कि मैं अपने मिशन में फेल हो गया हूँ, इसलिए मैं आपको खुद को मारने से रोकूंगा नहीं, लेकिन आपको आपकी बॉडी के बारे में भी सोचना चाहिए, पहले ये मेडिसिन पी लीजिए। लिन फेंग गुस्से में उसे लेते हुए उस पर अभी भी चिल्ला रहा होता है और सबके सामने ज़्यादा सीन ना क्रिएट करते हुए उसे पी लेता है, लेकिन वो जैसे ही उसे पीता ही है कि असली वाला लिन फेंग का सोल को पावर मिल जाता है, जो कि अपने बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है और उससे कहता है कि वो लोग मेरी चिंता कर रहे हैं, तुम्हारी नहीं। उससे इम्पोस्टर लिन फेंग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगा होता है और वह बहुत ही मुश्किलों से कह पाता है आखिर तुम कैसे। अपना बात को जल्दी से मुंह में ही रोक लेता है और उसका बर्ताव को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और पूछने लगे होते हैं कि आखिर ये किससे बात कर रहा है। वो सब देखकर डीमन किंग सोचता है चलो जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सीन क्रिएट करो जिससे सभी लोगों को तुम पर और ज़्यादा शक हो जाए। हालांकि सिर्फ तुम्हें ही डिवाइन आर्टिफैक्ट का लोकेशन के बारे में पता है तो हो भी क्या गया,
तुम इसको लेकर मेरे ऊपर प्रेवेल नहीं कर सकते हो। वहीं पर लिन फेंग के बॉडी में दोनों सोल उस बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट करने लग रहे होते हैं, जिससे लिन फेंग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रहा होता है। उससे तकलीफ में देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करने लगे होते हैं। तो वहीं पर वो जल्दी से वहाँ से भागने लगा होता है, क्योंकि वो अपने ऊपर उन्हें जरा से भी शक होने नहीं दे सकता है। उसे भागते देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और लिया धीरे से गाओ से पूछती है कि जरूर इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, अब हमें क्या करना चाहिए। गाओ उससे कहता मुझे भी नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। वहीं पर वो सब देखकर डीमन किंग टियान को इशारा करता है उसे कुछ करने देने के लिए। अब इसी के साथ में सीन फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर असली वाला लिन फेंग को दिखाते हैं, जो बताता है कि मेरा नाम लिन फेंग है और मैं ही असली वाला लिन फेंग हूँ, या फिर ये बोलो कि मैं लूजर लिन फेंग हूँ। एक दूसरा दुनिया से आया सोल मेरा बॉडी पर कब्जा करने वाला है और जल्द ही मेरा सोल इस बॉडी को कंट्रोल करने में अक्षम होने लगेगा। शायद यही आखिरी वक्त होगा जब मैं अपने बॉडी पर कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अब जबकि मेरे पास इतना कम टाइम बच रहा है तो मैं ज़रूर अपने पीछे कुछ यूजफुल छोड़ना चाहता हूँ, ऐसा कुछ ट्रम्प कार्ड जैसा कुछ चीज़ जिसे कि उस दूसरे दुनिया से आया हुआ कमीना के अगेंस्ट में यूज किया जा सके। उसका मेमोरी में हीरो डीमन किंग को हराता है, ऐसा कोई वो नोवेल पढ़ा था, उसमें वो सब कुछ लिखा हुआ है जो कि हमारे वर्ल्ड के फ्यूचर में होने वाला है। अब जबकि वो सब मेमोरी मेरे पास आ गई है तो मैं उसे किसी ऐसे बंदे को भेजूंगा जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। ये कहानी जीनियस यंग मैन ली है नाम के एक बंदे से स्टार्ट होता है, जो कि फ्यूचर में हीरो बनेगा और वही कहानी का प्रोटैगनिस्ट भी होगा। पहली बार ली अपने होम टाउन को छोड़कर बाहर निकलता है तो वो अनइंटेंशनली एक होपलेस गार्बेज को मार देता है। उस गार्बेज का नाम लिन फेंग होता है और इसी इंसिडेंट का कारण में वो लिन फैमिली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला देता है और इसी तरह से खतरनाक लाइफ एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करते करते वो अंत में जब पहली बार स्नो फॉल हुआ था, पहली बार गिरा था, तब वही चोसन वन बना था और डीमन किंग को मार देता है। उस बंदे के मेमोरी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि बाई किन फेंग नाम का ये जो यंग मैन है वो राइटियस और काइंड दोनों है। लिन फेंग वो पूरा का पूरा नोवेल को लिख कर उसे बाई किन फेंग को भेज देता है, ये उम्मीद में कि बाई किन फेंग दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ सोल को हरा देगा और असली प्रोटैगनिस्ट को असिस्ट करेगा लास्ट में डीमन किंग को हराने के लिए। मैं अपने पूरे गार्बेज लाइफ में शायद ही एक अच्छा काम किया होऊंगा। मेरा सोल कमज़ोर होते जा रहा है और मैं धीरे धीरे अपने बॉडी पर से कंट्रोल खो रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मिस्टर बाई दूसरे दुनिया से आया हुआ इस सोल को हरा देगा। अब इसी के साथ में सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर इम्पोस्टर लिन फेंग असली वाले सोल को सप्रेस करने में कामयाब हो जाता है और गुस्से में कह रहा होता है डैम इट, ये सब काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम होते जा रहा है। मैं किसी को भी अपने आइडेंटिटी के बारे में पता चलने नहीं दे सकता हूँ, मुझे कल ही उन सबसे छुटकारा पाना पड़ेगा। अब इसी के साथ में कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी के सभी लोग एक डबल एस रैंक का डंजन 10,000 डीमन केव में जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे डीमन पत्थर के मूर्ति बने होते हैं। उस डंजन में एंटर करने के बाद में सभी लोग बातें करने लगे होते हैं, तो डिवाइन फ्रेगमेंट यहीं पर मिलने वाला है क्या। छाओके कहते हैं कितना सारे डीमन के यहाँ पर होने के बावजूद में भी कोई भी डीमन हिल क्यों नहीं रहा है, कहीं कैप्टन ने कोई मेथड का यूज करके इन्हें रोक तो नहीं दिया है ना। वहीं पर लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो सोच रहा होता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। दूसरी तरफ में ली या गाँव से धीरे से कहते हैं तैयार रहने के लिए, फ्रैगमेंट उसके हाथ में से छीन लेना लेकिन उसे चोट मत पहुँचाना। वहीं पर लिन फेंग को दिखाते हैं जिसका कि कोई और ही प्लान होता है और वो अपने ही सभी टीममेट पर अटैक कर देता है, जिससे वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछने लगे होते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लिन फेंग उस फ्रेगमेंट को लेने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर इस डंजन में रहकर डीमन को दोबारा मरने के लिए तुम सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ। ये बोलकर वो उस डिवाइन फ्रेगमेंट को लेते हुए सोचता है कि तुम लोगों को मरने के बाद में कोई भी मेरा आइडेंटिटी पर शक नहीं करेगा। ये सोचकर वो जैसे ही फ्रेगमेंट को लेकर वहाँ से भागता है कि सभी डीमन जाग जाते हैं और उन सभी लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सब देखकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और भागने की कोशिश करने लगे होते हैं, मगर लिन फेंग के अटैक से वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होने के कारण में जल्दी से वो लोग वहाँ से भाग ही नहीं सकते हैं। तभी डीमन किंग उन सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर उन्हें रोकता हूँ, तुम लोग जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग वहाँ पर रुकने के लिए भी उसके साथ कहने लगे होते हैं, मगर तियान चेन उन्हें अपने साथ लेकर चलते हुए कहती है कि मिस्टर बाई हमारे लिए खुद को सेक्रीफाई कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो उसका सेक्रीफाई बेकार हो जाएगा। डीमन किंग उनसे कहता है कि मैं यहाँ का दरवाज़ा को बंद करने वाला हूँ ताकि डीमन बाहर जाकर तुम लोगों को चोट ना पहुँचा सके। डीमन किंग को दरवाज़ा बंद करते देखकर तियान सोचती है कि हालांकि तुम नाटक कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे एक्शन से सच में लग रहा है कि तुम लोगों की जान बचा रहे हो। मैं आशा करती हूँ कि तुम इस पर सक्सेसफुली इम्पोस्टर बाई किन फेंग को मार देना।
वहीं पर डीमन किंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो दरवाज़ा बंद करके कहता है कि अब जबकि सिर्फ यहाँ पर मैं ही हूँ और तुम लोग हो तो अब मैं अपना आइडेंटिटी को दिखा सकता हूँ। ये बोलकर वो पहले उन डीमन पर अटैक करके उन्हें खुद से दूर करता है और फिर अपना असली रूप और पावर उन्हें दिखाता है, जिससे सभी के सभी डीमंस उसके सामने झुकने लगते हैं। अब इसी के साथ में वो सभी लोगों को लिन फेंग के पास चलने का ऑर्डर देता है। वहीं पर लिन फेंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो उस डिवाइन फ्रेगमेंट को लेकर भागते हुए चिल्ला रहा होता है कि मैंने इस डिवाइन फ्रेगमेंट के साथ में एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और कोई भी इसे मेरे अलावा अनसिल नहीं कर सकता है, मैं ही हीरो हूँ। ये सब बात रट्टा मारते मारते वो भाग ही रहा होता है कि तभी अपने सामने में उतना सारा डीमंस को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वापस पीछे की ओर भागने लगता है। और डीमन किंग को अपने असली रूप में देखकर उसे पता ही नहीं चलता है कि वही बाइकिन फेंग बना हुआ है और उस डीमन को इंसानी रूप में देखकर वो काफ़ी ज़्यादा और डर जाता है और जल्दी से ऊपर से भागने के बारे में सोचने लगा होता है, क्योंकि ऊपर से भागने का एक रास्ता होता है और अभी भी वो यही सोच रहा होता है कि मैं यहाँ से भागने के बाद में हीरो बन जाऊँगा। अरे यार, पहले यहाँ से जिंदा तो भाग जाओ, फिर हीरो बनने का सपना देखना। वहीं पर डीमन किंग सबको अटैक करने के लिए कह देता है, इसलिए सभी डीमंस उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे लिन फेंग सभी लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और उन्हें पीट कर वहाँ से भागने लगता है। वो सब देखकर डीमन किंग अपने डीमन से कहता है कि अब जबकि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा खेल लिए हो तो अब सीरियस होने का वक्त आ गया है। ये सुनकर एक डीमन लिन फेंग को पैर को ही पकड़ लेता है, जिससे वो उड़कर भाग ही नहीं पाता है और इन्हीं सब के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। उसका एक पैर भी आधा कट जाता है, मगर वो अभी भी भागकर हीरो बनने का ख्वाब देख रहा होता है और भागने लगा होता है। उसका वो हालत को देखकर डीमन किंग अपने मिनियन को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि उसे जिंदा रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सुनकर तो वो सभी के सभी डीमंस उस पर अंधाधुंध अटैक करने लगे होते हैं, जिससे लिन फेंग का हालत अभी और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन वो अभी भी हार ना मानकर बाहर निकलने वाला होता है और बोल रहा होता है कि मैं लगभग बाहर निकलने ही वाला हूँ, अभी भी एक छोटा सा उम्मीद है। ये सब बोलकर वो बाहर पहुँचने ही वाला होता है कि तभी वो अपने सामने में डीमन किंग को देखता है। उसका स्पीड को देखकर लिन फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। लिन फेंग को देखकर डीमन किंग कहता तुम भाग नहीं सकते हो, हार मान लो। वो सब देखकर लिन फेंग सोचता है क्या ये सच में इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो शुरू से सिर्फ मेरे साथ खेल रहा था। तभी नीचे में मौजूद सभी डीमंस खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगे होते हैं, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे लिन फेंग और ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और उसके पास में डीमन किंग फिर से बाइकिन फेंग बनकर डिवाइन फ्रेगमेंट को लेने के लिए आ जाता है, मगर वो उसे ले ही नहीं सकता है, जिससे वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर मैं इसे छू क्यों नहीं पा रहा हूँ। वहीं पर उससे देखकर लिन फेंग अभी भी हंसते हुए कहता है तो तुम अभी तक जिंदा हो क्या, तुम यहाँ पर इसे लेने के लिए आए हो क्या, तुम भी इंसानियत का हीरो बनना चाहते हो, भूल जाओ, मैं पहले ही इसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हूँ, अगर तुम मुझे मार भी दोगे फिर भी उस ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को तुम ख़त्म नहीं कर पाओगे। ये सब सुनकर डीमन किंग का दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और वो कुछ बोल या फिर कर ही पाता उससे पहले ही असली वाला लिन फेंग का सोल बाहर निकल कर उससे कहने लगा होता है कि मैं तुम्हें कभी ये करने ही नहीं दूंगा, तुम इस दुनिया के हीरो बनने के लिए क्वालिफाई ही नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ हिल लेकर जाने वाला हूँ। वो सब देखकर डीमन किंग सोचता लगता है कि लिन फेंग का सोल कुछ टाइम के लिए अपीयर हुआ है, क्योंकि ट्रांसमिग्रेटर का सोल इंजरी के कारण अनस्टेबल हो गया है। वहीं पर लिन फेंग का सोल उस डिवाइन फ्रेगमेंट को लेने लगा होता है, जिससे इम्पोस्टर लिन फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर चिल्लाने लगा होता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। असली वाला कहता है ये मत भूलो कि मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ, मैं भी इस कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उस ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को ही ख़त्म कर देता है, जिससे वो डिवाइन फ्रेगमेंट फिर से ओनरलेस स्टेट में आ गया होता है। वो सब देखकर इम्पोस्टर लिन फेंग पगला जाता है और वो चिल्लाने लगा होता है कि तुम बहुत ही बड़ी इडियट हो, एक गधे कहीं के, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में इसे हासिल किया था, टावर को सील करने के बाद में मैं पूरी दुनिया में फेमस हो जाऊँगा, तुम पिग हेडेड, तुम गधे के बच्चे कहीं के, इसलिए तुम अभी तक गार्बेज के बच्चे ही रहे हो, तुम नोवेल को शुरुआत में प्रोटैगनिस्ट के द्वारा मारे जाने बिल्कुल डिजर्व करते हो। लिन फेंग का सोल उससे कहता है हालांकि तुम्हारे पास में पूरा कहानी और डिवाइन फ्रेगमेंट का ब्लेसिंग था, लेकिन तुम करप्टेड और विशेष हो और तुम्हारे एक्शन दुनिया को और ज़्यादा खतरे में डाल देगा। तुम ये सब दुनिया को बचाने के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ग्लोरी के लिए कर रहे हो, जिसके लिए तुम अपने टीममेट को भी मारने से पीछे नहीं हटे हो। दूसरी तरफ में डीमन किंग उस डिवाइन फ्रेगमेंट को लेते हुए सोचता है कि तो यही है जिसका यूज करके इंसानों ने टावर को सील करने के बारे में सोच लिया है। इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट सील करने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं डीमन हूँ। वेल सभी चीज़ें एक बहुत ज़्यादा अजीब डायरेक्शन में जा रहा है, तो और ज़्यादा अजीब चीज़ों डाइजेस्ट करना तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है।
तभी लिन फेंग उठते हुए डीमन किंग को यानी कि बाई किन फेंग को उसे लेते देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रहा होते कि ज़्यादा एक्साइटेड मत बनो, तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते हो, नहीं तो मेरा फैमिली तुम्हें कभी छोड़ेगा ही नहीं। कोई भी यकीन नहीं करेगा अगर तुम कहोगे कि तुमने इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को हासिल किया है, एक दिन तुम्हें उस आइटम को मुझे लौटाना ही पड़ेगा। और हाँ, क्या वो बिचलिया और गाँव भी तुम्हारे साथ मिले हुए हैं? ज़रूर उस मेडिसिन में तुम लोग कुछ मिला दिए थे, जिसके कारण ही ये गार्बेज का सोल मुझसे बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए कम्पीट करना स्टार्ट कर दिया था। जब मैं एसोसिएशन में लौटूंगा तब मैं तुम सभी लोगों को मरवा दूंगा। लेकिन तभी असली वाला लिन फेंग अपने सोर्ड का यूज करके अपने आप को ही मार देता है, जो देखकर डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर असली वाला लिन फेंग खुद को मारते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा ना तुम विशेष और करप्टेड हो गए हो, मैं तुम्हें अपने बॉडी को और गलत कामों के लिए यूज करने नहीं दूंगा। इससे इम्पोस्टर तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कहीं तुम पागल हो गए हो, बॉडी मरा तो इसके साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। वहीं पर असली वाला लिन फेंग उसका कोई बातों पर ध्यान ना देते हुए डीमन किंग को यानी कि बाई किन फेंग से कहता है कि बाई किन फेंग, मैं ये डिवाइन आर्टिफैक्ट तुम्हें दे रहा हूँ, तुम जाकर दुनिया को बचा लेना। इन सब से डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है और सोचता है क्या ये वही गार्बेज लिन फेंग है, इसके पास तो सच में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत और रिजॉल्व है। वहीं पर लिन फेंग कहता है कि इविल एनिमी के साथ में मरना मुझे लगा नहीं था कि मेरा जैसा गार्बेज एक हीरो का मौत मरेगा, और इसी के साथ में वो दोनों एक साथ मारे जाते हैं। अब इसके बाद में ये न्यूज़ पूरा दुनिया में फैल गया होता है और सभी टीवी न्यूज़ पर यही चल रहा होता है कि हंटर एसोसिएशन ने जिस टीम को डिस्पैच किया था वो लोग लेजेंडरी डिवाइन आर्टिफैक्ट को हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। एक बार जब सभी फ्रेगमेंट हासिल हो जाएगा तब हम लोग डेमोनिक टावर को सील कर पाएंगे। और इस टीम का लीडर जिसने इसे अचीव किया है वो और कोई नहीं बल्कि बाई किन फेंग है। उसे इंसानियत का सेवियर का नाम दिया गया है। अब इसके बाद में हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर का सीन को दिखाया जाता है, जहां पर उसके सभी टीममेट सभी लोगों से बाई किन फेंग का काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। बाई किन फेंग का यानी कि डीमन किंग का अच्छाई का, काइंडनेस का और लीडरशिप के बारे में सभी लोगों को बता रहे होते हैं। सभी लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है और वो देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। वहीं पर डीमन किंग को दिखाते हैं जहाँ पर तियान आकर उससे कहती है कि चेयरमैन बोले हैं कि लिन फेंग इमोरल था, वो काफ़ी बार अपने ही टीममेट को चोट पहुँचाने की कोशिश कर चुका है। एसोसिएशन लिन फेंग के एग्जिस्टेंस को पूरे दुनिया से छुपाने का फैसला किया है और यह अनाउंस कर दिया है कि तुम ही टीम के लीडर थे और सभी ग्लोरी तुम्हारा होता है। अभी सभी लोग आपके हीरोइक स्टोरी को फैला रहे हैं। सभी लोग सोच रहे हैं कि आप ही डीमन किंग को मारकर ह्यूमैनिटी को सेवियर बनेंगे। डीमन किंग उससे कहता है नहीं, ये ग्लोरी मेरा नहीं है बल्कि बाई किन फेंग का है। ये बोलकर वो उससे कहता है कितना इंटरेस्टिंग है, असली हीरो अनजान है और बाई किन फेंग जो कि डरपोक और हिपोक्रिटिकल पर्सन था वो फेमस हो गया है। ये बोलकर वो कहीं पर जाने लगता है। उसे जाता देखकर वो पूछती है आप कहाँ पर जा रहे हैं। डीमन किंग कहता है जो प्रीशियस गिफ्ट मुझे मिला है उसे मैं वापस करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोगों के एहसान तले दबना अच्छा नहीं लगता है। अब इसके बाद में एक रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन और एक एल्डर बैठी होती है। चेयरमैन उससे कहता है कि ग्रेट समनर, जिस सोल को आपने दूसरे वर्ल्ड से समन किया था वो तो उस तरह लिन फेंग के साथ ही मारा गया है, अब क्या होगा। वो पैरेलल वर्ल्ड वाला समनर जो कि 7 एल्डर में से एक होती है कहती है कि आपको इसको लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक और सोल को दूसरे वर्ल्ड से समन कर सकती हूँ। अब जबकि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो लोग एक गार्बेज को बॉडी में ट्रांसम्यूरेट हुए हैं, तो सभी लोगों को लगेगा कि ये एक अच्छी बात है कि गार्बेज अचानक अच्छा हो गया है। चेयरमैन कहता है लेकिन आपको नहीं लगता कि ये उनके लिए अनफेयर हो रहा है जिसका बॉडी पर अचानक कब्जे किया जा रहा है, क्योंकि अचानक वो लोग अपना बॉडी को, अपना आइडेंटिटी को, सब कुछ खो दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल उन्हें मारने के जैसा होगा ना। वो कहती है कि इसको लेकर आपको इतना ज़्यादा इंडिसाइसिव नहीं होना चाहिए, ये सब तो हम लोग वर्ल्ड के पीस के लिए कर रहे हैं ना, अधिकतर के फ़ायदे के लिए कुछ का सेक्रीफाई करना वर्थ इट है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये तो उन पैरेलल वर्ल्ड के सोल के लिए भी अनफेयर हो रहा है जो लोग अचानक यहाँ पर ट्रांसम्यूरेट होकर आ जाते हैं। अपने वर्ल्ड में शांतिपूर्वक रहने के बजाय में उन्हें अचानक हीरो बनकर खतरों का सामना करके एक दुनिया को बचाने का मौका मिलता है। ये अग्रीमेंट है जिसे हम समनर ने दूसरे बाकी की दुनिया के साथ में करके बैठे हुए हैं। प्रोफेसी के पावर को असिस्टेंट के जैसा यूज करके हम हॉट ब्लडेड और एक्साइटिंग नॉवल लिखते हैं जो कि उन्हें पैरेलल वर्ल्ड को सर्व और सेव करने का मौका देता है। इससे उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो लोग इस वर्ल्ड का सेवियर बन जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम उन्हें इस वर्ल्ड को हमेशा के लिए सर्व करते रहने देंगे। तुम्हें इसको लेकर क्या लगता है? अगर एक बंदा टपक भी जाता है फिर भी हम लोग दूसरे बंदे को समन कर लेंगे। अगर वो बंदा मर जाता है तो हम लोग अनगिनत टाइम तक ऐसे करते रहेंगे।
उसकी सभी बातें सुनकर चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है और कुछ सोचते हुए उससे कहता है, वेल ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन काफ़ी दुख की बात कि ग्रेट प्रोफेट मारे गए हैं, वो आपको अब असिस्ट नहीं कर सकते हैं नोवेल लिखने में, और तुम भी मरोगी। ये बोलकर वो अपना असली रूप में आकर उस पर हमला कर देता है। वो देखकर समनर काफी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहने लगी होती है कि शिफ्टिंग मैजिक, तुम चेयरमैन नहीं हो। डीमन किंग अपना असली रूप में आकर उसे मार देता है और कहता, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिससे कि हॉट ब्लडेड नोवेल पढ़ना पसंद नहीं आता है। एक इडियट ने खुद को सेक्रीफाई करके मुझे इनक्रेडिबल आइटम दे दिया है। मुझे दूसरों के एहसान के तले दबना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा था और उसके लिए बदला लेने के बारे में भी सोचा था। डीमन किंग उसका काम तमाम करने के बाद में वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद में लोगों को ग्रेट समनर को मरने के बाद पता चल जाता है, इसीलिए सभी लोग उसे इन्वेस्टिगेट करने चले जाते हैं। वहीं पर डीमन किंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो जाते हुए सोच रहा होता है कि हालांकि मैंने एक डिवाइन फ्रेगमेंट को हासिल कर लिया है, मगर इंसानों ने भी एक डिवाइन फ्रेगमेंट को खो दिया है। अगर वो लोग बाकी के फ्रेगमेंट को हासिल कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग टावर को पूरी तरह से सील कर पाएंगे। अब मुझे क्या वापस डेमोनिक टावर में लौट जाना चाहिए या फिर? डीमन किंग यही सब सोचते सोचते वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी फ्रंट डेस्क की एक रिसेप्शनिस्ट आकर उससे कहती है कि कुछ दिन पहले आपके लिए एक लेटर आया था। डीमन किंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि लेटर, और वो भी मेरे लिए, मुझे कौन भेज सकता है? ये बोलकर वो उसे निकाल कर पढ़ने लगा होता है। तो वो सब पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसका दिमाग चमकता है और वो सोचता है, तो यही पूरा नोवेल का कहानी है, ये असली वाला लिन फैंग ने मुझे भेजा है। अब ये मत कहना कि ये वही नोवेल है जिस पर ग्रेट प्रोफेट और समनर इतना ज़्यादा मेहनत किया था। उस नोवेल का पूरा कहानी को पढ़कर डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोचता है, तो इसका मतलब कहानी का असली प्रोटैगनिस्ट अभी तक अपीयर हुआ ही नहीं है। ट्रांसमिग्रेटर लिन फेंग सिर्फ और सिर्फ कहानी का एक यूजलेस साइड कैरेक्टर था और कहानी का असली प्रोटैगनिस्ट का नाम लीहे है। अंत में जब पहला स्नोफ्लेक शुरू होगा तब लीहे डीमन किंग को मार देगा। ये सब पढ़कर डीमन किंग थोड़ा सा और ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं कुछ और टाइम के लिए इंसानी दुनिया में रह लेता हूँ। अब इसी के साथ में सीन चेंज होती है और हाफ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई एक बंदा होता है जो कि एक डीमन से फाइट कर रहा होता है और थोड़ा सा मुश्किलों के बाद में वो उस सी क्लास के डीमन को हराने में कामयाब हो जाता है। वो सब देखकर वहाँ पर मौजूद कुछ लोग कहने लगे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे जैसा बिगिनर एक सी क्लास के डीमन को हरा देगा। तुम सबसे पहले ड्रॉप आइटम को पिकअप कर सकते हो। वो बंदा कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग उससे आपस में बांट सकते हो। इस लेवल की स्पॉइल में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग उससे ये भी पूछते हैं क्या तुम हमारे साथ टीम अप करना चाहते हो, मगर वो बंदा मना करते हुए कहता है मैं किसी पर भी यकीन नहीं करता हूँ और मुझे किसी भी टीममेट की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो एक सिस्टम को नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ यही चाहिए। अब यहाँ पर इस बंदे के बारे में पता चलता है और ये और कोई नहीं बल्कि लीहे बंदा होता है। और अब वह अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है कि मेरा नाम लीहे है और मैं एक ऑर्डिनरी बॉर्डर टाउन में से आया हूँ। हाफ मंथ पहले एक सिस्टम पैनल अचानक मेरे सामने अपीयर हो गया था। सिस्टम मुझे हमेशा नया मिशन देते रहता है और जब भी मैं उन मिशन को कंप्लीट करता हूँ तो ये मुझे कमाल का रिवॉर्ड देते रहता है। मिशन को कंप्लीट करने से मैं अपना ताकत को लगातार बढ़ाते जा रहा हूँ। सभी कहानी का प्रोटैगनिस्ट के जैसा सिर्फ मैं ही सिस्टम को देख सकता हूँ। ये टैलेंट सिर्फ प्रोटैगनिस्ट का ही होता है। लेकिन मुझे हमेशा एक बात पर ध्यान देना होगा कि अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे मेरा दिमाग को हमेशा शांत रखना पड़ेगा और क्लियर रखना होगा। मुझे पता है कि मुझे अभी ताकतवर बनने के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है, मगर वो दिन भी एक दिन जरूर आ जाएगा। अब इसी के साथ में फिर से हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को दिखाते हैं जहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट डीमन किंग से कहती है कि हाफ मंथ पहले आपने मुझे लीहे नाम के हंटर को ढूंढने के लिए बोला था ना। एक यंग पर्सन बिल्कुल आपके डिस्क्रिप्शन के जैसे ही आज हेडक्वार्टर के लॉबी में अपीयर हुआ था। ये सुनकर डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए कहता है क्या वो अपीयर हो गया है, चलो मुझे उसके पास लेकर चलो। उसके साथ जाते हुए वो पूछता है कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है। वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अभी ऑटम आने ही वाला है। वहीं पर लीहे को दिखाते हैं जहाँ पर वो हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को ज्वाइन करने के लिए कह रहा होता है, मगर वहाँ के रिसेप्शनिस्ट उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि आपका लेवल अभी काफ़ी ज़्यादा कम है और आपके पास में ज़्यादा हंटिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए आप अभी के लिए हेडक्वार्टर को ज्वाइन नहीं कर सकती है। इसलिए मेरी बात मानिए तो आप ब्रांच से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सुनकर लीहे सोचता है अब ये थोड़ा सा परेशानी हो गया है।
मेरा ताकत काफ़ी तेज़ी स्पीड के साथ बढ़ रहा है और ग्रेडिंग सिस्टम मेरे स्पीड के साथ कैचअप नहीं कर पाया है। अगर मैं हेडक्वार्टर को ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ तो मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाऊँगा, तब जाकर सिस्टम के मिशन को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी डीमन किंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसिंग लग रहे हो, क्या तुम मेरे टीम को ज्वाइन करना चाहते हो? अगले मिशन में हम लोग डिवाइन फ्रेगमेंट को दूसरे हिस्से को ढूंढने जा रहे हैं। अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लेते हो तो तुम हेडक्वार्टर को ज्वाइन करने का प्रोसीजर को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन लीहे उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही उसे मना करके वहाँ से जाने लगा होता है और जाते हुए कहता है कि मुझे टीममेट नहीं चाहिए और मुझे अभी कोई मिशन भी नहीं चाहिए। और जाते हुए सोच रहा होता है कि अगर मैं हेडक्वार्टर को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ तो मैं सिर्फ ब्रांच को ज्वाइन करके एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा मुझे। मैं अभी ताकतवर होना शुरू किया हूँ और मुझे और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। वो जा ही रहा होता है कि तभी सिस्टम उसे एक नया मिशन देते हुए कहता है कि हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को आज ही ज्वाइन करो। क्या तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करते हो? इसका रिवॉर्ड है कि तुम्हारा मैजिक पावर 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर तुम इस मिशन को इग्नोर कर देते हो तो ये रिवॉर्ड फिर से कभी अपीयर नहीं होगा। वो मिशन देखकर लीहे थोड़ा सा चौंक जाता है और कुछ सोचने लगता है। वहीं पर लीहे को अचानक वैसे रुकते देखकर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ये लीहे बंदा तो थोड़ा सा अजीब है ना, आखिर वो अपने सर के ऊपर में क्या देखकर डे ड्रीमिंग कर रहा है। ये सुनकर डीमन किंग सोचता है कितना फेमिलियर फीलिंग है ना, ये तो बिल्कुल लिन शाओ का जैसा ही लग रहा है। अब इसी के साथ में हेडक्वार्टर के बाहर दिखाते हैं, जहाँ पर एक बंदा को दिखाते हैं जो कि जल्दी से टैक्सी पकड़कर जल्दी से हेडक्वार्टर चलने के लिए कहता है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लीहे खुद ही होता है। और अब वो अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है कि जस्ट नाउ मैं अभी रीइंकारनेट हुआ हूँ, मैं पास्ट से अभी रीइंकारनेट होकर यहाँ पर आ रहा हूँ। अब मुझे जल्दी से सब कुछ होने देने से पहले ही रोकना होगा, मुझे खुद को इस टाइम लाइन में मरने देने से बचाना होगा। आज ही वो दिन होना चाहिए जिस दिन मैं हेडक्वार्टर को ज्वाइन करूँगा, लेकिन मुझे किसी भी हालत में अपने आप को उस सिस्टम के मिशन को एक्सेप्ट करने देने से रोकना होगा। मुझे खुद को उस बंदे से दूर करना पड़ेगा। मैं लीहे हूँ, लीहे फ्यूचर से रीइंकारनेट होकर आ रहा हूँ। मैं लीहे हूँ। इस टाइमलाइन के लीहे को ये नहीं पता है कि जिस बंदे को वो अभी फेस कर रहा है वो एक्चुअली में डीमन किंग है। अब एक नया लीहे का क्या कहानी है वो सब तो हमें अगले वीडियो में पता चलेगा, जो कि 2 दिन के बाद आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।